शेलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदाबाजार। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिला मुख्यालय बलौदाबाजार स्थित जिला स्तरीय कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया और तैयारियों पर संतुष्टि जाहिर की। देखिए रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला अस्पताल से सटे हुए एमसीएच अस्पताल को 100 सीटर कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप इलाज के लिए वहां तमाम सुविधाएं विकसित की गई हैं। उन्होंने मरीजों के
अस्पताल में इलाज से जुड़ी तमाम जानकारियां ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएमएचओ डॉक्टर खेमराज सोनवानी ने अस्पताल के संभावित कामकाज की पूरी प्रक्रिया से कलेक्टर को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों और डॉक्टरों के प्रवेश और निकास की अलग अलग व्यवस्था है। संक्रमण रोकने के लिए अस्पताल में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय सिंह परिहार ने जिला अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टर एवं मरीजों को मिल रही सुविधा के बारे में बताया। कलेक्टर श्री जैन ने जानकारी लेने के बाद कहा कि जिला अस्पताल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने सिविल सर्जन से लेप्रोस्कोपी सुविधा के लिए प्रस्ताव देने को कहा है। उन्होंने कहा कि यथासंभव डीएमएफ मद से यह सुविधा जिले की जनता को जिला अस्पताल के जरिए मुहैया करवाई जाएगी। इस अवसर पर एडीएम जोगेंद्र नायक, जिला पंचायत की सीईओ डॉक्टर फरिया आलम सिद्दीकी, संयुक्त कलेक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रभारी इंदिरा देवहारी, एसडीएम लवीना पांडे, जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार प्रेमी, जिला अस्पताल की कंसल्टेंट स्वाति यदु, डीपीएम सृष्टि मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश्वरी पटेल आदि उपस्थित रहे। बलौदा बाजार से मनन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। विभिन्न राज्यों से स्वराज लौटे प्रवासी मजदूरों की तकलीफों को तो आपने बखूबी सुना होगा, जिन्हें खाना पीना, रहना और बसने की सुविधा सरपंच द्वारा नहीं दी जा रही। परंतु एक गांव ऐसा भी है जहां का सरपंच प्रवासी मजदूरों के लिए मांस मच्छी की व्यवस्था कर अपनी जिम्मेदारी की डींगे हाँकता नजर आ रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। स्कूलों में क्वारंटाइन पर रह रहे प्रवासी मजदूरों को कभी गर्मी, भूख प्यास तो कभी जहरीले सांप सरीखने परेशान कर रखा है। यह सब कुछ ऐसा है मानो नर्क का द्वार किसी ने खोल दिया है। परंतु ऐसी विकट परिस्थिति में भी एक सरपंच, जिसने अपनी गलती छिपाने और अधिकारियों के सामने अपनी नाक ऊंची करने की जद्दोजहद में ग्रामवासियों की बातों को अनसुना कर अपनी अलग ही राग अलापे जा रहा है। खबर है मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सोनपुरी का, जहां पर कुछ दिनों पहले ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले नदी में मछली मारने की कवायद शुरू की गई थी, जिसे सरपंच के द्वारा कोरोना महामारी और तमाम प्रकार की बातों को रखते हुए मना कर दिया था, जिस पर ग्रामीणों ने सरपंच की बात को मानते हुए मछली मारना बंद कर दिया। परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद सरपंच पति राम कुमार गंधर्व के द्वारा खुद ही अधिकारियों को खुश करने के नाम से उसी नदी में दूसरे गांव से मछुआरे बुलाकर मछली मारना शुरू कर दिया, जिस पर ऑब्जेक्शन उठाते हुए ग्रामीणों ने सरपंच को मना किया और उसकी पुरानी बातें उन्हें याद दिलाई। सरपंच के द्वारा ग्राम सोनपुरी सरपंच पति सरपंच है कावेरी, लेकिन उसके पति द्वारा आतंकवादी फैलाया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है और इसमें कार्यालय में खुलेआम डेली एक दिन नहीं 8 दिन जाता, मीटिंग होते रहता है। दारू मुर्गा अधिकारी लोग भी आते हैं और वहाँ दारू मुर्गा का मीटिंग होते रहता है और जनता यहाँ प्रताड़ित है। किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, जैसे आज मछली खेले थे, हाँ, पंचायत भवन लग गई। पंचायत भवन के द्वारा मुनादी किया गया था कि मछली नदी में नहीं मारना है और स्वयं अधिकारियों को खिलाने के लिए मछली मारा गया। हाँ, मैडम लोग आते हैं, उनके लिए मछली की व्यवस्था करना, ये चोरी के मतलब तरीके से नदी के मछली को मारा जा रहा है और प्रतिबंधित गाँव वाले के लिए किया गया है 5000 रुपया दंड के लिए। ये सरपंच पति के द्वारा ये आतंकवादी फैलाया जा रहा है और ऐसे सरपंच का पूर्ण इस्तीफा होना चाहिए। तो कुछ भी काम करे, जो भी कुछ करना है, सरपंच पति जो है आज के बाद जो है किसी भी प्रकार के कोई भी काम में जो है विघ्न बाधा ना डाले, न ग्राम पंचायत में आए, न ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई व्यवधान डाले। इस तरह से हमारी मांग है और अगर ये मांग नहीं होगा तो हम लोग धरना में जाएंगे, सीओ के पास जाएंगे
वीडियो के पास जाएंगे, तहसील में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, जहां जाना होगा हम लोग कलेक्टर के पास भी जाएंगे। यही हमारी मांग है। या नहीं हो सकता तो सरपंच इस्तीफा दे। इस्तीफा दे, सिर्फ इस्तीफा चाहिए। बताएंगे, परिचय बताएंगे। मेरा नाम भागवत प्रसाद पांडे है जी। मैं ग्राम पंचायत सोनपुरी का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत सोनपुरी में रहता हूँ। जी जी, मूल निवासी हूँ जी। आज सरपंच जो है, आज आपके गांव में हमारे रमझाझर की टीम आए हुए हैं। गांव की सभी आप लोग इकट्ठित हुए हैं, क्या समस्या है बताइए। बता रहे हैं ना सर, ग्राम पंचायत में जब से कोरोना का ये संक्रमण जो मतलब लागू हुआ है, इसमें ग्राम पंचायत में सूचना दिया गया है कि मछली नहीं मारना है, है ना? मछली नहीं मारना है। हम गांव का सब पालन कर रहे हैं। गांव के एक एक व्यक्ति मजदूर से लेकर के जो भी किसान है सब पालन कर रहे हैं। और इसके बाद सरपंच जो भागा डालवाए तो हम गांव के आदमी बिल्कुल बाइकाट बंद कर दिए। उसके बाद सरपंच 3 बार 4 बार मछली मार मार करके स्वयं खा रहे हैं और खवा रहे हैं। गाँव को किसी को नहीं मारने देते, अपने लोग खाते हैं। आज रात में जैसे उन लोग आज कल रात पुलिस को सूचना दिए थे, पुलिस लोग यहाँ आए थे। इन लोग सूचना फर्जी दिए हैं और यहाँ आकर के पुलिस वाले खैर कुछ नहीं किए हैं, है ना? आए हैं, देखे हैं और बच्चे तो थे, हम लोग तो नहीं थे, है ना? अभी हमको बुलाए हैं गांव जान मान करके। पूरा आपका गांव इसका विरोध कर रहा है ना? जी, पूरा गांव का विरोध है ना? गांव वालों को बिना दिए बाहर के आदमी को बुलाकर मछली मारा जा रहा है। सरपंच को विरोध है। यही है जो कि अभी ग्राम पंचायत में इतना हुड़दंगी मचाया गया है। किसके द्वारा मताया गया? सरपंच के द्वारा। क्या हुड़दंगी मताया गया? अभी बाहर में जो रोड टूटा है, तो रोड टूटा है ना, सरपंच कौन है? राम कुमार गंधर्व। पत्नी है, पत्नी नहीं है, पत्नी कहीं भी नहीं गया। राम कुमार गंधर्व का कहीं भी नहीं गया है, जा रहा है। कहीं भी नहीं गया है। वही वो आता है। नहीं तो सरपंच तो कावेरी भाई है। हाँ, कावेरी भाई, लेकिन कावेरी वाली कोई हाथ नहीं है इसमें। कहीं भी कुछ पंचायत के काम कराओ, सील लगाओ, दस्तखत लगाओ, आप लोग अभी तक ग्रामीणों का जैसे अभी रोजगार गारंटी काम चल रहे थे, वहाँ से हम 8 दिन के अंदर में डिमांड भरते हैं। वो डिमांड अपना कावेरी वाली के होना चाहिए। तो आप राम कुमार ही साइन करके देता है ना? वहाँ उसका कोई ताल्लुक नहीं है ना? तो अपना डिमांड लेकर, अपना फार्म लेकर, पावती लेकर जाते हैं। इन सब का आप लोग सीओ साहब के पास शिकायत किए थे कि नहीं? अभी तक के कहीं नहीं है, पहले बार है सर। 4 महीने ये पहली बार अभी हुआ है ना, है ना? ये पहले बार में क्या है, अपना अभी बन गए हैं तो थोड़ा बहुत गाँव की जनता से कुछ ही में से चलेंगे। ऐसे कोई आदमी आपसी बोलता है लेकिन करता नहीं है। और एक अचानक मछली का नाम लिखे हुआ है, इसीलिए ये दंगा फसाद हो रहा है कि पूरा इकट्ठा जनता हाहाकार मतार इसी के लिए हो रहे हैं। जैसे अपना रोड है, रोड जहाँ है तो रोड कई जगह का रोड ऐसे बना है, जहाँ नहीं बनना है वहाँ बना है कानून से बेकानून। जैसे अपना मकान कटवार के, राधे श्याम कटवार के घर में मेरा काम मकाम है, वहाँ मैं 5-6 ट्रैक्टर माटी डाला था। वहाँ जीसीपी चला रहे थे सरपंच, वहाँ जाकर मैं बोला कि माटी क्यों खना रहे थे, बस एक शब्द बोला हूँ। उसके बाद जो पंच रहा वो बोला कि सरपंच से लगाया फोन। अरे सुना सर थोड़ा 2 मिनट। और वहाँ से तत्काल सरपंच फोन किया तो मैं कि फोन नहीं, यहाँ मौका गणित में आता हो। वहाँ से मैं आज यहाँ पूरा पंच सरपंच पूरा मेरे को अंदर करने के लिए पूरा यहाँ माहौल बना दिया। अच्छा, सभी शराब भी पीते क्या? अब वो शराब का तो वो समय पता नहीं है सर, अपने दूल्हे में बैठे थे, है ना भाई? वो बीच में शराब के बीच में नहीं था, है ना? रिपोर्ट लिखाने की धमकी दे रहे थे क्या? हाँ, पूरा रिपोर्ट मेरा बन गया था, पूरा रिपोर्ट तैयार हो गया था कि नहीं कहे उसके तत्काल में डंका बना अंदर करे को मोर समय आगे नहीं। राम जी, ऐसी स्थिति में आप क्या चाहते हैं? ऐसी स्थिति में गांव के जो नगरी के जो है ना, तो यहाँ सरपंच और पंच का पूरा इस्तीफा होना चाहिए और नया चुनाव होना चाहिए। परंतु इस पर सरपंच पति के न मानने पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया।
जिस पर सरपंच पति राम कुमार गंधर्व ने त्वरित रूप से पुलिसिया कार्रवाई करवाते हुए ग्रामीणों पर मारपीट व गाली गलौज कर अपनी बात को सही साबित करने पर तुला रहा। ये पुलिस बुलाया सर और सीधा मारने लगा उतर कर। क्यों बुलाया था पुलिस? पता नहीं सर, चिल्ला रहे हो क्योंकि बुलाया और धमकी दे रहा था, वो कर दूंगा, हम जान नहीं निकालेंगे, ऐसा बोल रहा है। कहाँ पर मारा है? यहाँ पर। कौन मारा इसको? पुलिस वाले ने मारा, इसीलिए हम लोग पकड़ भी है, मेरे को भेज कर धरने गर्दन पकड़े। मछली नहीं मारना है ऐसा करके पूरा पहले मुनादी हुआ था नदी में, और ये जो है जबरदस्ती अपना पूरा आदमी बुला करके यहाँ गांव वाले को छोड़कर दूसरे गांव वाले को बुला करके यहाँ जाल डलवा दिया। इसी के नाम से रात को जो है बैठक हुआ था, जिसमें इन लोग पुलिस बुला करके 2-4 बच्चे को मरवाए, पिटवाए, गाली गलौज करवाए। इस पर कुछ समझदार ग्रामीणों ने मीडिया को जानकारी देकर त्वरित रूप से घटना स्थल पर बुलाया, जिस पर देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लॉकडाउन की स्थिति में भी ग्रामीण इकट्ठा हो गए और सरपंच पति राम कुमार गंधर्व का विरोध करने लगे। आपको बता दें कि ग्रामीणों का सरपंच पति के ऊपर आरोप है कि वह आए दिन पंचायत भवन में शराबखोरी, मांस मच्छी का भक्षण करता रहता है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध करते हैं, परंतु अब तक सरपंच पति अपने ऐशो आराम और छोटे मोटे अधिकारियों के साथ बैठकर गुलछर्रे उड़ाने में मशगूल रहता है। आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के ब्यूरो प्रमुख मुगेली ईश्वर साहू द्वारा सरपंच पति राम कुमार गंधर्व से ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों के विषय में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ आरोप को खारिज करते हुए क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को उचित व्यवस्था देने की बात कही और इसीलिए मछली मारना स्वीकार किया। परंतु यहाँ पर सोचने वाली बात भी है कि क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को कहीं खाना तो कहीं बिजली तो कहीं पानी नसीब नहीं हो रहा और इस ग्राम पंचायत में प्रवासी मजदूरों को सरपंच द्वारा मछली मारकर खिलाया जा रहा है। कल तो शराबखोरी भी सरपंच द्वारा यही बात कहते हुए पंचायत भवन में कराया जा सकता है। मैं हूं राम कुमार गंधर्व, सरपंच पति। जैसे कि हमको सूचना मिली कि यहाँ मछली के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है 5,000 रुपया करके, उसके बावजूद भी ग्रामवासियों के बिना पूछे आपने नेट खुलवाया करके और पूरे ग्राम पंचायत के ग्रामवासी आपके सामने अभी इकट्ठे हुए हैं और आपका विरोध भी कर रहे हैं। क्या बताना है इस संबंध में? इसका कारण ये है, हमने प्रतिबंध लगाया है खुद भी जी। मैं ही लगवाया था प्रतिबंध पंचायत की सहमति से, पंचायत बॉडी की सहमति से जी। और उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये था कि ये घाट घटोरे सबको मछली मारने वाले लोग बहुत गंदा करते हैं जी। कभी भी किसी भी समय जाकर के वहाँ गंदगी फैला। हम सब साफ सफाई के मद्देनजर हमने प्रतिबंध लगाया। लेकिन अभी कोरोना के इस टाइम जैसे क्लोरोटाइन सेंटर है जी, यहाँ क्या हो रहा है, जितने प्रवासी भाई आए हैं लगभग हमारे यहाँ 140 प्रवासी आए, तो ये प्रोसेस मेरा 8 दिन से चल रहा था क्योंकि हमारे पास अभी शासकीय बजट मुझे मिला नहीं, कोई भी पेमेंट नहीं आया और कहीं से कोई सहयोग भी नहीं मिल रहा है। तो हमने ये देखा जहाँ तक हमसे हुआ, हम अपने पंचायत में पंचायत बाटी से लेकर के चंदा किए हैं आपस में, कोई एक कुंटल चावल दिया, कोई दाल दिया, कोई सब्जी दिया। उसके बाद भी जो क्वारंटाइन सेंटर में हमारे प्रवासी भाई हैं, इनका डिमांड कभी कोई मुर्गा बोले, कभी कोई मछली बोले, है ना, कभी कोई दाल चावल सब्जी में नहीं खाएंगे, कभी कोई बैगन की सब्जी नहीं खाएंगे। इस तरह से हमको बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर में थे। हमने सोचा पंचायत बाड़ी में हमने निर्णय लिया, क्यों ना यार, हमारा नदी है ना, और पंचायत के अंतर्गत आता है, इसलिए हम पंचायत की सहमति से, ग्रामीणों को हमने नहीं पूछा है ये मैं मानता हूँ, लेकिन हमने पंचायत की सहमति से आज ये गेनेट लगवाए हैं, जबकि मछली अभी निकाले नहीं। और हमारा मानना ये था कि क्वारंटाइन सेंटर में जो भी हमारा भाई है उनको हमें खिलाएं। एक बात, दूसरी बात अभी ये है कि उनके डिमांड को पूरा करना ये प्रमुखता नहीं है। उनको जो भी बन रहा है चावल दाल सब्जी ये देना है, ना कि उनको मुर्गा दारू और मछली ये देना उचित नहीं है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह है, अगर ऐसा डिमांड को पूर्ति करते रहेंगे तो आपके गांव में तभी प्रतिबंध लगा हुआ है, आपको कम से कम ग्रामवासियों को भी पूछ लेना चाहिए था। जी मैं नहीं पूछे हैं, इसलिए ग्रामवासी सब क्रोधित हैं। इसीलिए ये लोग कल भी आए थे, तो हमने सोचा पंचायत स्तर पे हम इसका निर्णय ले लेते हैं, है ना। अगर मैं गलती किया हूँ तो पंचायत में जो नियम है जो सबके लिए हो मेरे लिए जी, है ना, मैं उनके विरुद्ध तो नहीं हूँ। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं
कुछ लोग जैसे चौक चौराहा वगैरह वगैरह, हमने अभी क्या किया, सारे रोड को चौड़ी कर दिए हैं। अतिक्रमण वाले जो भाई थे पंचायत की सहमति से हम हटा दिए, तो कुछ लोग उसको हवा दे करके, है ना, पब्लिक को भड़का रही है और कुछ नहीं। अच्छा, अभी सुनने में ये आया है कि हाँ कोई अधिकारी आते हैं तो उसको आप मछली निकलवा के खिलवाते हैं करके, और यहाँ शराब और आपका बाटल मिलता है करके। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए क्या होता है, लोगों का किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान बात है, और जो पद में रहता है आरोप उसी के ऊपर लगता है। हाँ, लोगों के पूछे जाने पर ये भी बताया गया कि यही मुर्गा बनता है पंचायत भवन में, यही सब पंच बैठ करके शराब पीते हैं करके। इसके बारे में क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है ना, जो यहाँ शराब पीता हो या मुर्गा खाता हो। हाँ, चाय जरूर बनाते हैं, है ना। और अगर मान लो जैसे आप सुबह से आए हैं तो हम चावल सब्जी की भी व्यवस्था रखे हैं, है ना। नाश्ता ना करा के मान लो आपका लंच टाइम हो गया तो हम अपनी इस तरह से वो भी व्यवस्था रखें। अभी गांव वाले आपका विरोध कर रहे हैं कि नेट को निकालने के लिए मछली, अभी आप क्या करेंगे? अभी गांव की जो सहमति होगी, मैं गांव के विरुद्ध नहीं हूँ, गांव की जो सहमति होगी लेकिन वो भी शांतिपूर्ण। कल ऐसे ही हुआ, इतना हुड़दंग किए हैं ये लोग, इनका एक वीडियो मैं रखा हूँ, इतना हुड़दंग किए गली गली। अभी भी आप देख सकते हैं धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं अभी बोला ये फैसला अभी आप लोग छोड़ दो, आप लोग जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन आप धारा 144 का पालन करें, और खास करके कोरोना का टाइम चल रहा है, डिस्टेंस बना के रखें। फिर भी लोग मेरे बात नहीं सुन रहे थे। तो धारा 144 का बात किए, डिस्टेंस का बात किए, तो आप वो सरपंच पति हैं और अभी आप मास्क नहीं लगाए हैं, इसके बारे में क्या बताएं? सर ऐसा है, देखिए मैं अभी पसीने से लथपथ हूँ, आप देख रहे हैं, है ना। मैं अभी मास्क लगा के गया था, लेकिन जैसे ही अभी ये लोग गए मेरे पास कि आप चलिए वहाँ पंचायत का ताला खोलिए, ताला खोलिए, मैं ताला खोलने आ गया हूँ, है ना। नहीं, ये मास्क एकदम जरूरी है क्योंकि आप जी सर, आपके जनप्रतिनिधि हैं जी, और सरपंच पति हैं जी। इन लोग भले मत लगाए, इनके ऊपर आप कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल लगाना। मैं मानता हूँ सर। मीडिया टीम भी यहाँ पहुँची है, इसके सामने पूरा छत्तीसगढ़ आपको देखेगा जी। और मास्क आप खुद नहीं लगाए हैं जी। मास्क के बारे में मेरा यही कहना है, मास्क मैं लगाया था, लेकिन ये पसीने पसीना हो गया तो वहीं पर छोड़ दिया हूँ। जहाँ अभी बैठक थी उसी जगह मैं छोड़ दिया हूँ। मास्क लगा हुआ है, मैं अभी उसको लगा दूँ। अभी क्या करेंगे, नेट को निकालेंगे, कैसे करेंगे? जैसा हमारा सहमति बने ग्रामीण भाई और हमारा पंचायत। बहरहाल ग्राम पंचायत सोनपुरी के सरपंच पति के ऊपर ग्रामीणों ने आरोपों की झड़ी लगा दी है, और कई जगह आवेदन प्रतिवेदन सुपुर्द करने के बाद भी अब तक किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक कार्रवाई सरपंच या सरपंच पति के ऊपर नहीं की गई है, जिस बात को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा सकता है। सरपंच हटाओ गांव बचाओ के नारे के साथ कोरोना महामारी और लोग उनकी विकट परिस्थिति में भी बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर और बिना किसी बीच बचाव के सरपंच द्वारा ग्रामीणों की बातों की अवहेलना करते हुए गांव और गांव की नदी में देखा गया। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी खबर के प्रसारण उपरांत किस प्रकार से जिम्मेदारों के द्वारा इस आवश्यकता से ज्यादा जिम्मेदार सरपंच के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई किया जाता है। पथरिया से ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिले के विकासखंड पुसौर में पढ़ाई तुहर दुआर योजना से घर बैठे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। पुसौर क्षेत्र के स्कूलों के 270 कक्षाओं में 9171 विद्यार्थी हो रहे लाभान्वित। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के विकासखंड पुसौर में पढ़ाई तुहर दुआर योजना के अंतर्गत 200 शिक्षक प्राथमिक, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षक न केवल अपने विद्यालय के छात्रों को वरन समूचे विकासखंड के विद्यार्थियों तक पढ़ाई को उनके द्वार तक ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की इस योजना से शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक भी रुचि लेते हुए वेबसाइट ऐप के माध्यम से घर में रहकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षक घर में ही व्हाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर कर छात्रों को सभी विषयों को समझाने का पुरजोर प्रयत्न कर रहे हैं। दिनांक 6 से 8 मई तक की स्थिति में 60 प्राथमिक, 89 मिडिल, 46 हाई और 85 हायर सेकेंडरी स्कूल के कुल 270 कक्षाओं में 9171 छात्र लाभान्वित हुए हैं। विकासखंड शिक्षा
अधिकारी श्री दिनेश पटेल द्वारा लगातार प्राचार्यों के साथ मीटिंग लेते हुए इस कार्यक्रम को और सफल बनाने के लिए 1 जून से संकुल स्तर और जोन बनाकर कक्षाएं संचालित करने पर जोर दिया है। सीआरसी, सीएससी एवं संकुल नोडल अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है समय सारणी विषयवार शिक्षकों की ड्यूटी रोटेशन पद्धति के अनुरूप 1 हफ्ते का शेड्यूल तैयार कर शीर्ष अधिकारियों तक प्रेरित करना होगा ताकि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें। इस योजना को सफल बनाने में विकासखंड शिक्षा अधिकारी दिनेश पटेल, सभी प्राचार्य, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, कांता तिवारी, बी पटेल, नैमिष पाणिग्रही, मोहन नायक, उमा शंकर गुप्ता, मिडिल प्रभारी नरेंद्र चौहान, एस सारथी, पुष्पांजलि दासे का विशेष योगदान रहा। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आइए दोस्तों बात करते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। जहां कोरोना वायरस को लेकर बड़ा अपडेट है, परीक्षा की तारीखें बढ़ा दी हैं, इसको लेकर भी खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से चेतावनी आ रही है, अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा चीन और अमेरिका के बीच चल रहे मसले को लेकर भारत ने आकर किस तरह से प्रशंसा पकाई है, आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए क्या कहा। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कि टीका दवाई कब तक आ सकती है, इसको लेकर भी वैज्ञानिकों की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है, आपको बताएंगे। इसके अलावा देश में 145 जिलों को कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में अब चिन्हित किया गया है। कौन कौन से लिस्ट आपको पूरी बताएंगे, एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर। तो दरअसल आपको बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मामले देखे गए। 24 घंटों में 7,964 नए मामले आए, 265 लोगों के जान जाने की खबर है। जहां भारत में 24 घंटों में दोस्तों तकरीबन 8,000 के लगभग नए मामले आए, जो कि अब तक के 24 घंटों के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा गंभीर और भयंकर रिपोर्ट मामले हैं। भारत में दोस्तों अब तक कुल 1,73,763 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और वहीं 4,971 लोगों की जान भी जा चुके हैं। 24 घंटों में सबसे ज्यादा नए केस देखे गए और आपको बता दें 24 घंटों में सबसे ज्यादा मरीज 11,264 रिकवर भी हुए हैं। अब तक दोस्तों 82,370 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल भी हो चुके हैं भारत में, है ना। रिकवरी रेट की बात करें तो वह बढ़कर 47.40% हो चुकी है। तो ये तो रहे भारत के आज कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े, राइट। वही दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़ों की अगर बात करें तो 59 लाख से भी ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 24 लाख समथिंग लोग ठीक भी हो चुके हैं। 3,64,000 से ज्यादा लोग इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। तो ये कुछ मसला चल रहा है कोरोना वायरस के आंकड़ों को लेकर, ठीक है। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों की देश और दुनिया की कुछ प्रमुख बड़ी खबरों पर, जहां 25 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। लॉकडाउन 5 को लेकर बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं कि राजस्थान में 1 जून के बाद भी जारी रहेगा कर्फ्यू। उत्तराखंड में शासकीय कार्यालय खोलने का निर्देश जारी हो चुका है, जबकि बंगाल में जूट कामगारों को 100% छूट मिली है। जहां आपको बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए 31 मई के बाद भी राज्य भर में रात में कर्फ्यू जारी रखा जाए और इसमें किसी भी तरह की शिथिलता नहीं हो, यानी कि राजस्थान में कर्फ्यू रहना जारी रहेगा रात में भी। और इसी बीच और एक अपडेट देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। अब तक दोस्तों 2325 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। जरा देखिए आप आंकड़े, जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं, ऑलरेडी भारत के समाज की भलाई के लिए जुटे हुए अपनी ड्यूटी में काम में कर्तव्य में निभा रहे हैं, वो भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। हमें उनका दिल से सम्मान आदर करना चाहिए। और इसी बीच अगला अपडेट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया अत्यंत सज्जन व्यक्ति, खोला पक्की दोस्ती का ये राज। जी हां, आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना प्रेम और अच्छे तालमेल को जताते हुए कहा कि उन्हें अत्यंत सज्जन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन कुछ नेताओं में शामिल हैं जिनकी ट्रंप के साथ गहरी दोस्ती है। वे अक्सर एक दूसरे से बात करते हैं और उनकी बातचीत आमतौर पर सार्वजनिक नहीं होती है। ट्रंप ने गुरुवार को ओवल कार्यालय में व्हाइट हाउस के संवाददाताओं से कहा कि मुझे मोदी पसंद है, मुझे आपके प्रधानमंत्री काफी पसंद है, वह अत्यंत ही सज्जन व्यक्ति हैं, वह शानदार काम कर रहे हैं। ट्रंप ने एक पखवाड़े से भी कम समय में दूसरी बार पीएम मोदी के बातचीत की पुष्टि की है और तारीफ की भी, झड़ियां लगा दी पीएम मोदी की। जरा देखिए अमेरिका जैसा देश भी अब लाइन में आ रहा भारत के साथ साथ, है ना। और इसी बीच अगली खबर है कि बिहार राज्य में 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के आवेदन यानी कि फॉर्म भरने की तारीख को 24 जून तक बढ़ा दिया। तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जहां बीपीएससी की 65वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन फॉर्म भरने की परीक्षा तारीख को 28 मई से बढ़ाकर 24 जून तक कर दिया और आप ऑफिशियल वेब पोर्टल www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और चलिए अगली खबर है दोस्तों मौसम समाचार को लेकर बड़ा अपडेट आप देख पा रहे क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़ी खबर है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि 2020 साल सबसे ज्यादा गर्म हो सकता है, हीट वेव का खतरा बना रहेगा। जी हां, आपको बता दें वैश्विक स्तर
पर मौसम में बदलाव जारी है और इंसान के लिए तापमान में बढ़ोतरी सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब इस बारे में वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने चेतावनी भी दी है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के प्रभावों के चलते इस बार गर्म हवाएं, उष्ण कटिबंधीय तूफान और आग की घटनाएं गंभीर रूप धारण कर सकती हैं, जहां पहले से ही कोरोना वायरस जैसी महामारी का खतरा चल रहा है। और इसी बीच मौसम विभाग की यह चेतावनी वाकई में एक समाज के लिए गंभीर सोच विचारने लायक चेतावनी है और इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, पानी बचाएं वगैरह वगैरह ना। और मौसम समाचार की अगर बात करें दोस्तों तो IMD का यानी कि भारतीय मौसम विभाग का भी अलर्ट आ रहा है कि अगले कुछ घंटों में आंधी तूफान और तेज बारिश हो सकती है। इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जी हां, आपको बता दें आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी किन किन राज्यों में दी गई है। तो दरअसल पिछले 2 दिन से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। देश के विभिन्न हिस्सों में बीते 48 घंटों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी दर्ज की गई और भीषण गर्मी में तपती दिल्ली NCR में शुक्रवार को हल्की बारिश ने लोगों को राहत दी है। और अब इसी बीच राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में तेज आंधी तूफान में लू का कहर गायब हो गया। पिछले 24 घंटों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी देखी गई है। और इसी बीच मौसम विभाग की माने दोस्तों तो अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान में धूल भरी आंधी भी चल सकती है, गरज के साथ तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ के कर्नाटक के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना है। तो ये तो रहे दोस्तों अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान, ठीक है। और आइए अब नजर डालते देश और दुनिया की कुछ और प्रमुख बड़ी खबरों पर, जहां अपडेट देख पा रहे कि आगरा में कल यूपी आगरा में जो आंधी तूफान की वजह से जनहानि हुई है ना, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और इसके अलावा परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया। जी हां, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने आगरा में आंधी तूफान से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावितों को राहत एवं मदद पहुंचाने का कार्य पूरी तत्परता से करने का निर्देश भी दिया। चलिए इसी बीच अगली खबर है दोस्तों 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 गवर्नमेंट, जहां PM मोदी गवर्नमेंट के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका, राइट। और ऐसे में देश के नाम PM मोदी ने एक चिट्ठी भी लिखी है और उस चिट्ठी में कहा कि कोरोना की जंग हम जीतेंगे और अर्थव्यवस्था भी उभरेगी। जरा देखिए दोस्तों इन 2 शब्दों में, इन 2 महज लाइनों में, बहुत छोटी लाइनों में PM मोदी ने देश को कितनी बड़ी ग्रोथ की बात बताई है कि कोरोना की जंग भी जीतेंगे और अर्थव्यवस्था भी उभरेगी। जी हां, दरअसल नरेंद्र मोदी 2.0 के 1 साल पूरा होने पर PM मोदी ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी संदेश लिखा। PM ने अपनी चिट्ठी में कोरोना वायरस को लेकर और साथ ही अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। PM ने भरोसा जताया कि हमारा देश कोरोना संकट से निकल जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस आपदा से निकलने के लिए धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। PM ने कहा कि कोरोना की मार से देश की अर्थव्यवस्था भी उभर जाएगी। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ भारत की जंग का जिक्र करते हुए PM मोदी ने कहा दोस्तों कि जहां एक और बड़े आर्थिक संसाधन और कुशल हेल्थ केयर सिस्टम वाली ताकतें थी, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में दूसरी समस्याओं के साथ बड़ी आबादी और सीमित संसाधन की मुश्किल भी थी। बहुत से लोगों को डर था कि कोरोना की चपेट में आने के बाद भारत दुनिया के लिए एक समस्या बन जाएगा, लेकिन आपने दुनिया की सोच को बदल दिया। और दोस्तों हम सभी देशवासियों ने मिलकर के लॉकडाउन का जिन ने भी दिल से और ईमानदारी से पालन किया ना, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। दरअसल दोस्तों भारत में लगाए गए अब तक के लॉकडाउन की बदौलत ही आज भारत में कोरोना वायरस के मामले 2 लाख से भी कम है, वरना दोस्तों पता नहीं अब तक 30-40 लाख तक भी मामले पहुंच चुके हो सकते थे। लेकिन शुक्र है भगवान का, ईश्वर का और हम सभी देशवासियों की मेहनत का, जिन्होंने लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन किया, मोदी सरकार का साथ दिया और सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, जिन्होंने अच्छी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते देश को हैंडल किया इस संकट की घड़ी में भी। और इसकी बदौलत आज कोरोना के मामले बहुत ज्यादा कम है भारत में। और इसी बीच अगली खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से अमेरिका के सारे संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी है। चीन पर तीखा हमला भी किया उन्होंने। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से अपना नाता खत्म करने जा रहा है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि WHO कोरोना वायरस के संक्रमण को शुरू करने में, फैलने से रोकने में नाकाम रहा। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी का फंड राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही बंद कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की एक कठपुतली है। ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कहा कि हमने WHO में व्यापक सुधार का अनुरोध किया था, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। आज से हम विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाता तोड़ रहे हैं और अमेरिका इन फंडों को वैश्विक पब्लिक हेल्थ में लगाएगा। WHO पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है, जबकि वो अमेरिका की तुलना में बहुत मामूली फंड देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले महीने भी WHO को चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर 30 दिनों के अंदर WHO में ठोस सुधार नहीं हुआ तो अमेरिका स्थायी रूप से फंड देना बंद कर देगा। ट्रंप ने कहा था कि WHO की गलतियों की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। ट्रंप ने WHO को लिखे पत्र में भी कहा था कि उसे चीन परस्ती से मुक्त होना होगा। ये कुछ मसला चल रहा। और इसी बीच अगली खबर है कि कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं 67 करोड़ भारतीय। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबर निकल कर आ रही दोस्तों। ZNewsIndia.com की तरफ से ये खबर लगाई गई है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के डॉक्टरों का मानना है कि चौथे लॉकडाउन के बाद संक्रमण के मामले और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे और भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी कि सामुदायिक संक्रमण के दौर में चला जाएगा। इस संस्थान का तो यह भी आकलन है दोस्तों कि इस साल दिसंबर तक भारत की आधी आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी होगी, यानी करीब 67 करोड़ भारतीयों को साल के
के अंत तक कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका होगा। हालांकि अच्छी बात यह होगी कि इनमें से 90% लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में इस वायरस के लक्षण दिखाई नहीं देते और सिर्फ 5% लोगों को ही गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन भारत में अगर 77 करोड़ लोगों में से 5% भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो यह आंकड़ा 3 करोड़ 35 लाख होगा। और अगर इन सब लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा तो क्या भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं इसके लिए तैयार है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए फिलहाल 1,30,000 हॉस्पिटल और बेड्स उपलब्ध हैं। और ऐसे में भगवान ना करे दोस्तों की ये बीमारी इतनी बढ़े, ये तो सिर्फ वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की एक प्रिडिक्शन है, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, प्री चेतावनी समझ लीजिए आप। लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, अगर मोदी सरकार दोस्तों 30 मई 31 मई के बाद लॉकडाउन का 5वां चरण भी शुरू करते हैं ना, तो उस पर क्या दिशा निर्देश, क्या नए नियम कानून कायदे लागू होते हैं, उन सभी को हमें दिल से और ईमानदारी से फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम इस कोरोना पर नियंत्रण पा सकेंगे। और ऐसे में दोस्तों आजकल परसों में जब भी लॉकडाउन 5 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा की जाएगी तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर तुरंत बताऊंगा। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा, ठीक है। और इसी बीच अगली खबर आ रही है कि अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड के बाद अब इस कंपनी से भी उम्मीद नजर आ रही है। जहां दरअसल कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में अब एक और कंपनी ने दुनिया की उम्मीदें जगाई है। वियाग्रा जैसी दवाओं का आविष्कार करने वाली अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी पिफजेर ने दावा किया दोस्तों कि इस साल अक्टूबर के अंत तक उसकी वैक्सीन बनकर तैयार हो सकती है। बस हम सभी से भगवान की यही प्रेयर है कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन आ जाए। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि सावधान, अगर आपका भी घर ऐसा है तो वो भी कोरोना वायरस से सुरक्षित नहीं है। जहां कोरोना वायरस को लेकर आमतौर पर यही कहा जाता है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में उचित वेंटिलेशन न हो तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। दरअसल एक अध्ययन के अनुसार घरों और कार्यालयों में पर्याप्त वेंटिलेशन की कमी से नोवेल कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का अगला मोर्चा इस तरह के संचरण को रोकना होना चाहिए। तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, हेडलाइंस, न्यूज अपडेट का वीडियो खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नगर पंचायत कार्यालय में छजका नेता एवं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी जी के निधन पर लॉकडाउन की स्थिति में भी नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर श्रद्धांजलि सुपुर्द की गई। देखिए रिपोर्ट। नगर पंचायत अध्यक्ष ग्वालदास अनंत ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार थे। जोगी जी राज्य भक्ति, सादगी व ईमानदारी के प्रतीक थे। जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम ऐसे नेता हैं जो लगातार 17 वर्षों तक कलेक्टर रहे। नगर पंचायत सभापति संपत जायसवाल ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि हम सभी को माननीय अजीत जोगी के सिद्धांतों, सादगी व ईमानदारी, सहज जीवन शैली को अपनी जीवन में ढालना चाहिए एवं उनकी कार्यशैली पर चलते हुए अपने प्रदेश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जायसवाल सिंह छाबड़ा, जसपाल सिंह छाबड़ा, जयप्रकाश लोधी, ओमू दीवान, अभिषेक सिंह यादव, रवि राठौर, तुलसी सोनवानी, अनिल साहू, कमल डरसेना, गुलशन साहू, मोन्टू जायसवाल उपस्थित रहे। आज हम सब के लिए बहुत ही दुखद ये क्षण है, न केवल व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए, जो हम लोग के एक नज़दीकी पारिवारिक मित्र भी रहे, राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव माननीय जोगी जी के साथ काम करने का अवसर आया। कई रूप में देखा उन्हें, कलेक्टर के रूप में देखा, बाद में सांसद के रूप में राज्यसभा में गए, इस रूप में देखा, संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी के रूप में देखा, बाद में 2000 से मुख्यमंत्री के रूप में पहले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बने। हर रूप में उनको देखा और निश्चित रूप से एक बात तो स्पष्ट है कि अद्भुत जीवटता के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया और छत्तीसगढ़ के एक लोकप्रियता की हासिल की, जो बहुत ही बिरला हो सकता है। गरीब हो, अमीर हो, समाज के सभी वर्गों में समान रूप से जोगी जी की एक विशिष्ट पहचान बना के उन्होंने रखी थी। और आज जब वो जीवन और मौत से आदमी कैसे लड़ सकता है, 20 दिनों तक ब्रेन डेड होने के बाद भी ये संघर्ष करते रहे और डॉक्टर
विज्ञान भी इस बात के लिए समर्थित हो गया कि इतने समय तक ब्रेन डेड होने के बाद भी कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है, ये उनकी अद्भुत जीवन जीने की शक्ति और इच्छा शक्ति बताता है। तो हर क्षेत्र में हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा। विधानसभा के अंदर उनकी विद्वतापूर्ण भाषण सुना, आक्रमण भी उतने ही तेज़ी से करते थे और जैसे ही विधानसभा के हाल से बाहर आते थे फिर ठाके लगा के मुस्कुरा के मिलना, उनकी ये तरीका अपने आप में अद्भुत था। बहुत नज़दीक से हम लोगों ने काफ़ी क्षण बिताए। आज मैं अपनी ओर से उनके परिवार के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मृतात्मा को शांति मिले, ईश्वर उन्हें स्थान दे और परिवार को इस कठिन शोक को सहने की क्षमता दे, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। पथरिया से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव के छुई खदान ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र साल्हेवारा में एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में थाना साल्हेवारा को बड़ी सफलता मिली है। देखिए क्या है पूरा मामला। पुरानी रंजिश को लेकर वह मृतक की करतूतों से परेशान होकर मोहल्ले वासियों ने दिया था वारदात को अंजाम। मृतक का मोहल्ले में घुसकर चोरी करना, डराना धमकाना एवं बच्चों को मारने की धमकी से गाँव वाले थे परेशान। मामले में सभी 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। सभी आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। छुईखदान ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र साल्हेवारा में एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में थाना साल्हेवारा को बड़ी सफलता मिली है। आरोपीगण परमानंद जम्मारे पिता रूपऊ जम्मारे 40 वर्ष, लोकेश पिता परमानंद जम्मारे 24 वर्ष, नोहतलाल ठाकरे पिता रामावतार ठाकरे 22 वर्ष, मोहन उर्फ कोमल पांचे पिता गुहरी 48 वर्ष, बजारू पांचे पिता गुहरी पांचे 45 वर्ष, नरसिंह पांचे पिता लिमतरिहा पांचे 37 वर्ष, नंद कुमार पांचे पिता स्वर्गीय सुखुराम पांचे 40 वर्ष, कुलेश्वर ठाकरे पिता गौतरिहा 24 वर्ष और जलचंद पिता मोहन पांचे 20 वर्ष सभी ग्राम पंचायत मायापारा, गोंगले थाना साल्हेवारा, जिला राजनांदगांव के निवासी हैं। गौरतलब हो कि 25 मई को ग्राम गोंगले निवासी नारद पिता फेकूराम पांचे उम्र 30 वर्ष की गुमशुदगी का सूचना पंचू पिता बैसाखू पांचे ने दी थी, जिस पर थाना साल्हेवारा ने गुम इंसान क्रमांक 04/2020 दर्ज कर पतासाजी किया जा रहा था। 23 मई को गुम इंसान नारद पांचे का शव ग्राम कंसिंगा के खेत में रूपलाल यादव के खेत में कुआं में होने की सूचना होने पर मौके पर मर्ग क्रमांक 06/2020 धारा 174 कायम कर पंचनामा की कार्रवाई किया गया। घटना स्थल अवलोकन एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के आधार पर मामले का खुलासा हुआ कि 7 मई को परमानंद जम्मारे के लड़के को मृतक नारद पांचे द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसी दिन रात्रि लगभग 10:30 बजे ग्राम गोंगले के परमानंद जम्मारे के घर के समीप सभी आरोपी खाना खाने के बाद बाहर बैठे हुए थे। उसी समय मृतक सोलर पंप में पानी पीने आने के दौरान लोगों को देखकर उपवास करने लगे। मृतक के उपहास को सुनकर सभी आरोपियों ने एक मत होकर मृतक के ऊपर पत्थर लाठी डंडे से मारकर अधमरा कर दिया, जिसे बाद में आरोपियों ने बांधा तालाब गोंगले उठाकर पुनः मारपीट करने पर मृतक ने दम तोड़ दिया। मृतक के दम टूटने पर शव को छुपाने के लिए ग्राम कंसिंगा खार के कुआं में फेंक दिया था, जिस पर थाना साल्हेवारा ने अपराध क्रमांक 25/2020 धारा 302, 201, 34 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। पुलिस हिरासत में पूछताछ करने पर सभी आरोपियों ने अपनी गुनाह कबूल लिया है। आरोपियों ने मृतक की हरकतों से तंग आकर घटना को अंजाम दिया था। मामले में आरोपियों का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाए जाने पर आज गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड
पर जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेंद्र सालेवारा, उप निरीक्षक अजीत सिंह राजपूत, शेष नारायण कश्यप, आरक्षक मनोज हरमुख, बसंत राठिया, प्यारेलाल धुर्वे, दौलत मरकाम, भुवन पोरते, आनंद देवाले एवं ईश्वर मरकाम का सराहनीय योगदान रहा। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव के छुईखदान ब्लॉक के गंडई नगर में गत दिवस राजीव गांधी न्याय योजना के संबंध में कांग्रेसियों ने प्रेस वार्ता ली। देखिए यह रिपोर्ट। गंडई के जमींदार व पूर्व मंडी अध्यक्ष लाल टाकेश्वर शाह खुसरो ने राजीव गांधी न्याय योजना को छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए वरदान कहा है। श्री खुसरो ने प्रेस वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार किसान पुत्र हैं, जिसने किसानों की पीड़ा को महसूस करते हुए धान की अंतर राशि को राजीव गांधी न्याय योजना के रूप में दिया है। अंतर की राशि 4 किस्तों में देने से किसानों को जरूरत के समय में काम आने की बात उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए केंद्र सरकार से कृषि कार्य को मनरेगा में जोड़ने की बात कही है, जिससे अन्य शहरों में पलायन करने वाले मजदूरों में कमी आएगी और उन्हें उचित मूल्य भी मिलेगा। साथ ही केंद्र सरकार से प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने की बात कही है, जिसके चलते कोरोना की मार झेल रहे लोगों को राहत मिल सकेगी। वार्ता में राजमहंत व वरिष्ठ नेता महेश दास रात्रे ने राज्य सरकार द्वारा अंतर की राशि को 4 किस्तों में दिए जाने का मजाक बनाते हुए विपक्ष पार्टी को करारा जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों को जब प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को साल में 3 किस्तों में दे रही है, तो राज्य सरकार अंतर की राशि 4 किस्तों में देना कहां तक गलत है। आज की जो बैठक आज आयोजित की गई है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा, प्रदेश के कांग्रेस कमेटी ने निर्देशित किया था कि राजीव जी के शहादत दिवस के दिन किसान के लिए जो महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है, राजीव गांधी
न्याय योजना, जिसको पूरे प्रदेश में किसानों के हित में चुनाव संपन्न होने के पूर्व जो हमारी सरकार ने, भूपेश जी की सरकार ने जो किसानों को वायदा किया था, वायदा के अनुरूप प्रति कुंटल धान की खरीदी में जो भावांतर की राशि थी, उस राशि का प्रथम किस्त किसानों को दिया गया है। इस संबंध में हमने ये बैठक आयोजित किया था ताकि किसानों को हम बता सकें कि किसान सरकार जो है किसानों के साथ है। आगे की योजना क्या है सरकार की किसानों के लिए? किसानों के हित में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें किसानों की धान खरीदी है, किसानों को केसीसी ऋण प्रदान करना है, और किसानों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योजना ये है कि मनरेगा से किसानों का जोड़ा जाए। ये जो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अनुरोध किया है कि जिस प्रकार से कोविड के चलते, कोरोना के चलते पूरे विश्व में महामारी का जो प्रकोप है, और जिस तरीके से अपने अपने प्रदेशों से मजदूर जो है पलायन करते हैं, इस पलायन को रोकने के लिए मनरेगा ही एक ऐसा सशक्त माध्यम होगा, और इस मनरेगा से किसानों को भी बहुत लाभ होगा और मजदूरों को काम मिलेगा। आज तो अगर आप कोरोना वाली बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में तो बहुत तेज़ी से फैलने लगा, इससे पहले कंट्रोल था, उसकी खास वजह क्या हो सकती है? अब उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में जो निर्णय लिया, उस निर्णय के चलते लॉकडाउन किया गया, और लॉकडाउन के बाद आम व्यक्ति को ये बीमारी नहीं थी, ये खास लोगों के द्वारा ये बीमारी जो है अपने देश के अंदर में प्रवेश किया, जिसकी वजह से आज पूरा विश्व में और पूरे भारतवर्ष में, खास करके हम भारतवर्ष की बात करते हैं, मजदूर तबके के जो लोग थे, जो अन्य प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, झारखंड में और पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेशों के लोग जिस तरीके से जिस भीड़ में काम कर रहे थे, और एकाएक सारी यात्रा स्थगित हो गई, ट्रेन बंद हो गया, हवाई यात्रा बंद हो गई, बसेस बंद हो गया, अंतर्राज्यीय संसाधन सारे सुविधा जो है आवागमन की बंद कर दी गई, जिसकी वजह से ये परिस्थिति निर्मित हुई है। जो लोग संक्रमित नहीं थे वो लोग भी इस संक्रमण के चपेट में आ गए, और आज हर व्यक्ति के लिए ये महामारी जो है भयावह हो गई है। अब तो केवल एक ही चीज़ इस बीमारी को रोकने में कामयाब कर सकती है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इसी को अपनी सजगता का परिचय आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये बीमारी है, उस बीमारी से निजात पाने का एक प्रमुख संसाधन यही है। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। करेगा
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिला मुख्यालय बलौदाबाजार स्थित जिला स्तरीय कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया और तैयारियों पर संतुष्टि जाहिर की। देखिए रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला अस्पताल से सटे हुए एमसीएच अस्पताल को 100 सीटर कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप इलाज के लिए वहां तमाम सुविधाएं विकसित की गई हैं। उन्होंने मरीजों के अस्पताल में इलाज से जुड़ी तमाम जानकारियां ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएमएचओ डॉक्टर खेमराज सोनवानी ने अस्पताल के संभावित कामकाज की पूरी प्रक्रिया से कलेक्टर को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों और डॉक्टरों के प्रवेश और निकास की अलग अलग व्यवस्था है। संक्रमण रोकने के लिए अस्पताल में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय सिंह परिहार ने जिला अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टर एवं मरीजों को मिल रही सुविधा के बारे में बताया। कलेक्टर श्री जैन ने जानकारी लेने के बाद कहा कि जिला अस्पताल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने सिविल सर्जन से लेप्रोस्कोपी सुविधा के लिए प्रस्ताव देने को कहा है। उन्होंने कहा कि यथासंभव डीएमएफ मद से यह सुविधा जिले की जनता को जिला अस्पताल के जरिए मुहैया करवाई जाएगी। इस अवसर पर एडीएम जोगेंद्र नायक, जिला पंचायत की सीईओ डॉक्टर फरिया आलम सिद्दीकी, संयुक्त कलेक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रभारी इंदिरा देवहारी, एसडीएम लवीना पांडे, जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार प्रेमी, जिला अस्पताल की कंसल्टेंट स्वाति यदु, डीपीएम सृष्टि मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश्वरी पटेल आदि उपस्थित रहे। बलौदाबाजार से मनन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। विभिन्न राज्यों से स्वराज लौटे प्रवासी मजदूरों की तकलीफों को तो आपने बखूबी सुना होगा, जिन्हें खाना पीना, रहना और बसने की सुविधा सरपंच द्वारा नहीं दी जा रही। परंतु एक गांव ऐसा भी है जहां का सरपंच प्रवासी मजदूरों के लिए मांस मच्छी की व्यवस्था कर अपनी जिम्मेदारी की डींगे हाँकता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। स्कूलों में क्वारंटाइन पर रह रहे प्रवासी मजदूरों को कभी गर्मी, भूख, प्यास तो कभी जहरीले सांप सरीख ने परेशान कर रखा है। यह सब कुछ ऐसा है मानो नर्क का द्वार किसी ने खोल दिया है। परंतु ऐसी विकट परिस्थिति में भी एक सरपंच, जिसने अपनी गलती छिपाने और अधिकारियों के सामने अपनी नाक ऊंची करने की जद्दोजहद में ग्रामवासियों की बातों को अनसुना कर अपनी अलग ही राग अलापे जा रहा है। खबर है मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सोनपुरी का, जहां पर कुछ दिनों पहले ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले नदी में मछली मारने की कवायद शुरू की गई थी, जिसे सरपंच के द्वारा कोरोना महामारी और तमाम प्रकार की बातों को रखते हुए मना कर दिया था, जिस पर ग्रामीणों ने सरपंच की बात को मानते हुए मछली मारना बंद कर दिया। परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद सरपंच पति राम कुमार गंधर्व के द्वारा खुद ही अधिकारियों को खुश करने के नाम से उसी नदी में दूसरे गांव से मछुआरे बुलाकर मछली मारना शुरू कर दिया, जिस पर ऑब्जेक्शन उठाते हुए ग्रामीणों ने सरपंच को मना किया और उसकी पुरानी बातें उन्हें याद दिलाई। सरपंच के द्वारा ग्राम सोनपुरी सरपंच पति
पति सरपंच है कावेरी, लेकिन उसके पति द्वारा आतंकवादी फैलाया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है। और इसमें कार्यालय में खुलेआम डेली एक दिन नहीं 8 दिन जाता, मीटिंग होते रहता है। दारू मुर्गा अधिकारी लोग भी आते हैं और वहाँ दारू मुर्गा का मीटिंग होते रहता है और जनता यहाँ प्रताड़ित है। किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, जैसे आज मछली खेले थे, हाँ, पंचायत भवन लग्जरी पंचायत भवन के द्वारा मुनादी किया गया था कि मछली नदी में नहीं मारना है और स्वयं अधिकारियों को खिलाने के लिए मछली मारा गया। मैडम लोग आते हैं, उनके लिए मछली की व्यवस्था करना, ये चोरी के मतलब तरीके से नदी के मछली को मारा जा रहा है। प्रतिबंधित गाँव वाले के लिए किया गया है 5000 रुपया दंड के लिए। ये सरपंच पति के द्वारा ये आतंकवादी फैलाया जा रहा है और ऐसे सरपंच का पूर्ण इस्तीफा होना चाहिए। तो कुछ भी काम करे, जो भी कुछ करना है, सरपंच पति जो है आज के बाद जो है किसी भी प्रकार के कोई भी काम में जो है विघ्न बाधा ना डाले। न ग्राम पंचायत में आए, ना ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई व्यवधान डाले। इस तरह से हमारी मांग है। और अगर ये मांग नहीं होगा तो हम लोग धरना में जाएंगे, सीओ के पास जाएंगे, वीडियो के पास जाएंगे, तहसील में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, जहां जाना होगा हम लोग कलेक्टर के पास भी जाएंगे। यही हमारी मांग है। या नहीं हो सकता तो सरपंच इस्तीफा दे। बताएंगे, परिचय बताएंगे। मेरा नाम भागवत प्रसाद पांडे है जी। मैं ग्राम पंचायत सोनपुरी का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत सोनपुरी में रहता हूँ। जी जी, मूल निवासी हूँ जी। आज सरपंच जो है, आज आपके गांव में हमारे रमझाझर की टीम आए हुए हैं, गांव के सभी आप लोग इकट्ठित हुए हैं, क्या समस्या है बताइए। हाँ, बता रहे हैं सर। ग्राम पंचायत में जब से कोरोना का ये संक्रमण जो मतलब लागू हुआ है, इसमें ग्राम पंचायत में सूचना दिया गया है कि मछली नहीं मारना है, मछली नहीं मारना है। हम गांव का सब पालन कर रहे हैं। गांव के एक व्यक्ति मजदूर से लेकर के जो भी किसान है सब पालन कर रहे हैं। और इसके बाद सरपंच जो भागा डालवाए तो हम गांव के आदमी बिल्कुल बाइकाट बंद कर दिए। उसके बाद सरपंच 3 बार 4 बार मछली मार करके स्वयं खा रहे हैं और खवा रहे हैं। गाँव को किसी को नहीं मारने देते, अपने लोग खाते हैं। आज रात को जैसे उन लोग कल रात पुलिस को सूचना दिए थे, पुलिस लोग यहाँ आए थे, लोग सूचना खर्जी दिए हैं और यहाँ आकर के पुलिस वाले खैर कुछ नहीं किए हैं, है ना। आए हैं, देखे हैं और बच्चे तो थे, हम लोग तो नहीं थे, है ना। अभी हमको बुलाए हैं गांव ज्ञान मान करके। पूरा आपका गांव इसका विरोध कर रहा है ना। जी, पूरा गांव का विरोध है ना। गाँव वालों को न दिए, बाहर के आदमी को बुलाकर मछली मारा जा रहा है। सरपंच को विरोध है जय। जो कि अभी ग्राम पंचायत में इतना हुड़दंगी मचाया गया है। किसके द्वारा मचाया गया? सरपंच के द्वारा। सरपंच क्या हुड़दंगी मचाया गया? अभी बाहर में जो रोड टूटा है, तो रोड टूटा है ना, सरपंच कौन है? राम कुमार गंधर्व। पत्नी है, पत्नी नहीं है, पत्नी कहीं भी नहीं गया। राम कुमार गंधर्व का कहीं भी नहीं गया है, कहीं भी नहीं गया है। वही वो आता है। नहीं तो सरपंच तो कावेरी भाई है। हाँ, कावेरी भाई, लेकिन कावेरी वाली कोई हाथ नहीं है इसमें। कहीं भी कुछ पंचायत के काम कराओ, सील लगाओ, दस्तखत लगाओ, आप लोग फोर्जरी अभी तक ग्रामीणों का जैसे अभी रोजगार गारंटी काम चल रहे थे, वहाँ से हम 8 दिन के अंदर में डिमांड भरते हैं। वो डिमांड अपना कावेरी वाली के होना चाहिए, तो आप राम कुमार ही साइन करके देता है ना। वहाँ उसका कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो अपना डिमांड लेकर, अपना फार्म लेकर, पावती लेकर जाते हैं। इन सब का आप लोग सीओ साहब के
के पास शिकायत की नहीं? अभी तक के कहीं नहीं है, पहले बार है सर। 4 महीने ये तो हुआ पहली है ना। बार अभी हुआ है ना। ये पहले बार में क्या है अपना अभी बन गए हैं तो थोड़ा चलो बहुत भाई, गाँव की जनता से चलने दो, कुछ ही में से चलेंगे। ऐसे कोई आदमी आपसी बोलता है लेकिन करता नहीं है। और एक अचानक ये मछली का नाम लिखे हुआ है, इसीलिए ये दंगा फसाद हो रहा है कि पूरा इकट्ठा जनता हाहाकार मतार इसी के लिए हो रहे हैं। जैसे अपना रोड है, रोड जहाँ है तो रोड कई जगह रोड ऐसे बना है, जहाँ नहीं बनना है वहाँ बना है कानून से बेकानून। जैसे अपना मकान कटवार के राधे श्याम कटवार के घर मेरा मकाम है, वहाँ मैं 5-6 ट्रैक्टर माटी डाला था। वहाँ जीसीपी चला रहे थे सरपंच, वहाँ जाकर मैं बोला कि माटी क्यों खना रहे थे, बस एक शब्द बोला हूँ। उसके बाद जो पंच रहा वो बोला कि सरपंच से लगाया फोन। अरे सुना सर थोड़ा 2 मिनट। और वहाँ से तत्काल सरपंच फोन किया तो मैं कि फोन नहीं, यहाँ मौका गणित में आता हो। वहाँ से मैं आज यहाँ पूरा पंच सरपंच पूरा मेरे को अंदर करने के लिए पूरा यहाँ माहौल बना दिया। अच्छा, सभी शराब भी पीते क्या? अब वो शराब का तो वो समय पता नहीं है सर, अपने दूल्हे में बैठे थे, है ना भाई, वो बीच में शराब के बीच में नहीं था, है ना। रिपोर्ट लिखाने की धमकी दे रहे थे क्या? हाँ, पूरा रिपोर्ट मेरा बन गया था, पूरा रिपोर्ट तैयार हो गया था कि नहीं कहे उसके तत्काल में डंका बना के अंदर करे को मोर समय आगे नहीं। राम जी, ऐसी स्थिति में आप क्या चाहते हैं? ऐसी स्थिति में गांव के जो नगरी के जो है ना, तो यहाँ सरपंच और पंच का पूरा इस्तीफा होना चाहिए और नया चुनाव होना चाहिए। परंतु इस पर सरपंच पति के न मानने पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया, जिस पर सरपंच पति राम कुमार गंधर्व ने त्वरित रूप से पुलिसिया कार्रवाई करवाते हुए ग्रामीणों पर मारपीट व गाली गलौज कर अपनी बात को सही साबित करने पर तुला रहा। यह पुलिस बुलाया सर और सीधा मारने लगा उतर कर। क्यों बुलाया था पुलिस? पता नहीं सर, चिल्ला रहे हो कि बुलाया और धमकी दे रहा था, वो कर दूंगा, हम जाल नहीं निकालेंगे, ऐसा बोल रहा है। कहाँ पर मारा है? यहाँ पर। कौन मारा इसको? पुलिस वाले ने मारा, इसीलिए हम लोग भागे हैं। पटवार भी है, मेरे को भेज कर धरने लगा। गर्दन पकड़ मछली नहीं मारना है ऐसा करके पूरा पहले मुनादी हुआ था नदी में, और ये जो है जबरदस्ती अपना पूरा आदमी बुला करके यहाँ गांव वाले को छोड़कर दूसरे गांव वाले को बुला करके यहाँ जाल डलवा दिया। इसी के नाम से रात को जो है बैठक हुआ था, जिसमें इन लोग पुलिस बुला करके 2-4 बच्चे को मरवाए, पिटवाए, गाली गलौज करवाए। इस पर कुछ समझदार ग्रामीणों ने मीडिया को जानकारी देकर त्वरित रूप से घटना स्थल पर बुलाया, जिस पर देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लॉकडाउन की स्थिति में भी ग्रामीण इकट्ठा हो गए और सरपंच पति राम कुमार गंधर्व का विरोध करने लगे। आपको बता दें कि ग्रामीणों का सरपंच पति के ऊपर आरोप है कि वह आए दिन पंचायत भवन में शराबखोरी, मांस मच्छी का भक्षण करता रहता है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध करते हैं। परंतु अब तक सरपंच पति अपने ऐशो आराम और छोटे मोटे अधिकारियों के साथ बैठकर गुलछर्रे उड़ाने में मशगूल रहता है। आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के ब्यूरो प्रमुख मुगेली ईश्वर साहू द्वारा सरपंच पति राम कुमार गंधर्व से ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों के विषय में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ आरोप को खारिज करते हुए क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को उचित व्यवस्था देने की बात कही और इसीलिए मछली मारना स्वीकार किया। परंतु यहाँ पर सोचने वाली बात भी है कि क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को कहीं खाना तो कहीं बिजली तो कहीं पानी नसीब नहीं हो रहा और इस ग्राम पंचायत में प्रवासी मजदूरों को सरपंच द्वारा मछली मारकर खिलाया जा रहा है। कल तो शराबखोरी भी सरपंच द्वारा यही बात कहते हुए पंचायत भवन में कराया जा सकता है। मैं हूं राम कुमार गंधर्व, सरपंच पति। जैसे कि हमको सूचना मिली कि यहाँ मछली के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है 5,000 रुपया करके, उसके बावजूद भी ग्रामवासियों के बिना पूछे आपने नेट खुलवाया करके और पूरे ग्राम पंचायत के ग्रामवासी आपके सामने अभी इकट्ठे हुए हैं और आपका विरोध भी कर रहे हैं। क्या बताना इस संबंध में? इसका कारण ये है, हमने प्रतिबंध लगाया है खुद भी जी। मैं ही लगवाया था प्रतिबंध पंचायत की समिति से, पंचायत बॉडी की समिति से जी। और उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये था कि ये घाट घटोरे सबको मछली मारने वाले लोग बहुत गंदा कर रहे हैं जी। कभी भी किसी भी समय जाकर के वहाँ गंदगी फैला। हम सब साफ सफाई के मद्देनजर हमने प्रतिबंध जी। लेकिन अभी कोरोना के इस टाइम जैसे क्लोरोटाइन सेंटर है जी, यहाँ क्या हो रहा है, जितने प्रवासी भाई आए लगभग हमारे यहाँ 140 प्रवासी आए, तो ये प्रोसेस मेरा 8 दिन से चल रहा था क्योंकि हमारे पास अभी शासकीय बजट मुझे मिला नहीं, कोई भी पेमेंट नहीं आया। और
कहीं से कोई सहयोग भी नहीं मिल रहा है। तो हमने ये देखा, जहाँ तक हमसे हुआ, हम अपने पंचायत में पंचायत बाटी से लेकर के चंदा किए हैं आपस में। कोई एक कुंटल चावल दिया, कोई दाल दिया, कोई सब्जी दिया। उसके बाद भी जो क्वारंटाइन सेंटर में हमारे प्रवासी भाई हैं, इनका डिमांड, कभी कोई मुर्गा बोले, कभी कोई मछली बोले, है ना, कभी कोई दाल चावल सब्जी में नहीं खाएंगे, कभी कोई बैगन की सब्जी नहीं खाएंगे। इस तरह से हमको बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर में थे। हमने सोचा, पंचायत बाटी में हमने निर्णय लिया, क्यों ना यार, हमारा नदी है ना, और पंचायत के अंतर्गत आता है, इसलिए हम पंचायत की सहमति से, ग्रामीणों को हमने नहीं पूछा है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हमने पंचायत की सहमति से आज ये गेनेट लगवाए हैं, जबकि मछली अभी निकाले नहीं। और हमारा मानना ये था कि क्वारंटाइन सेंटर में जो भी हमारा भाई है उनको हम एक खिलाएं। एक बात, दूसरी बात अभी ये है कि उनके डिमांड को पूरा करना ये प्रमुखता नहीं है। उनको जो भी बन रहा है चावल दाल सब्जी ये देना है, न कि उनको मुर्गा दारू और मछली ये देना उचित नहीं है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह है, अगर ऐसा डिमांड को पूर्ति करते रहेंगे तो आपके गांव में तभी प्रतिबंध लगा हुआ है। आपको कम से कम ग्रामवासियों को भी पूछ लेना चाहिए था। जी, मैं नहीं पूछे हैं, इसलिए ग्रामवासी सब क्रोधित हैं। इसीलिए ये लोग कल भी आए थे, तो हमने सोचा पंचायत स्तर पे हम इसका निर्णय ले लेते हैं, है ना। अगर मैं गलती किया हूँ तो पंचायत में जो नियम है, जो सबके लिए हो मेरे लिए जी, है ना, मैं उनके विरुद्ध तो नहीं हूँ। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कुछ लोग, जैसे चौक चौराहा वगैरह वगैरह, हमने अभी क्या किया, सारे रोड को चौड़ी कर दिए हैं। अतिक्रमण वाले जो भाई थे, पंचायत की सहमति से हम हटा दिए हैं। तो कुछ लोग उसको हवा दे करके, है ना, पब्लिक को भड़का रही है और कुछ नहीं। अच्छा, अभी सुनने में ये आया है कि हाँ कोई अधिकारी आते हैं तो उसको आप मछली निकलवा के खिलवाते हैं करके, और यहाँ शराब और आपका बाटल मिलता है करके। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए क्या होता है, लोगों का किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान बात है, और जो पद में रहता है आरोप उसी के ऊपर लगता है। हाँ, लोगों के पूछे जाने पर ये भी बताया गया कि यही मुर्गा बनता है पंचायत भवन में, यही सब पंच बैठ करके शराब पीते हैं करके। इसके बारे में क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है ना, जो यहाँ शराब पीता हो या मुर्गा खाता हो। हाँ, चाय जरूर बनाते हैं, है ना। और अगर मान लो जैसे आप सुबह से आए हैं तो हम चावल सब्जी की भी व्यवस्था रखे हैं, है ना। नाश्ता ना करा के मान लो आपका लंच टाइम हो गया तो हम अपने इस तरह से वो भी व्यवस्था रखें। अभी गांव वाले आपका विरोध कर रहे हैं कि नेट को निकालने के लिए मछली, अभी आप क्या करेंगे? अभी गांव की जो सहमति होगी, मैं गांव के विरुद्ध नहीं हूँ, गांव की जो सहमति होगी, लेकिन वो भी शांतिपूर्ण। कल ऐसे ही हुआ, इतना हुड़दंग किए हैं ये लोग, इनका एक वीडियो मैं रखा हूँ, इतना हुड़दंग किए गली गली। अभी भी आप देख सकते हैं धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं अभी बोला ये फैसला अभी आप लोग छोड़ दो, आप लोग जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन आप धारा 144 का पालन करें। और खास करके कोरोना का टाइम चल रहा है, डिस्टेंस बना के रखें। फिर भी लोग मेरे बात नहीं सुन रहे थे। तो धारा 144 का बात किए, डिस्टेंस की बात किए, तो आप वो सरपंच पति हैं और अभी आप मास्क नहीं लगाए हैं, इसके बारे में क्या बताएं? सर ऐसा है, देखिए मैं अभी पसीने से लथपथ हूँ, आप देख रहे हैं, है ना। मैं अभी मास्क लगा के गया था, लेकिन जैसे ही अभी ये लोग गए मेरे पास कि आप चलिए वहाँ पंचायत का ताला खोलिए, ताला खोलिए, मैं ताला खोलने आ गया हूँ, है ना। नहीं, ये मास्क एकदम जरूरी है, क्योंकि आप जी सर, आपके जनप्रतिनिधि हैं जी, और सरपंच पति हैं जी। इन लोग भले मत लगाए, इनके ऊपर आप कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल लगाना। मैं मानता हूँ सर, मीडिया टीम भी यहाँ पहुँची है, इसके सामने पूरा छत्तीसगढ़ आपको देखेगा जी। और मास्क आप खुद नहीं लगाए हैं जी। मास्क के बारे में मेरा यही कहना है, मास्क मैं लगाया था, लेकिन ये पसीने पसीना हो गया तो वहीं पर छोड़ दिया हूँ। जहाँ अभी बैठक थी उसी जगह मैं छोड़ दिया हूँ। मास्क लगा हुआ है, मैं अभी उसको लगा दूँ। अभी क्या करेंगे, गिनेट को निकालेंगे, कैसे करेंगे? जैसा हमारा सहमति बने ग्रामीण भाई और हमारा पंचायत। बहरहाल ग्राम पंचायत सोनपुरी के सरपंच पति के ऊपर ग्रामीणों ने आरोपों की झड़ी लगा दी है और कई जगह आवेदन प्रतिवेदन सुपुर्द करने के बाद भी अब तक किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक कार्रवाई सरपंच या सरपंच पति के ऊपर नहीं की गई है, जिस बात को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा सकता है। सरपंच हटाओ गांव बचाओ के नारे के साथ कोरोना महामारी और लोग उनकी विकट परिस्थिति में भी बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर और बिना किसी बीच बचाव के सरपंच द्वारा ग्रामीणों की बातों की अवहेलना करते हुए गांव और गांव की नदी में देखा गया। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी खबर के प्रसारण उपरांत किस प्रकार से जिम्मेदारों के द्वारा इस आवश्यकता से ज्यादा जिम्मेदार सरपंच के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई किया जाता है। पथरिया से ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिले के विकासखंड पुसौर में पढ़ाई तुहर दुआर योजना से घर बैठे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। पुसौर क्षेत्र के स्कूलों के 270 कक्षाओं में 9171 विद्यार्थी हो रहे लाभान्वित। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के विकासखंड पुसौर में पढ़ाई तुहर दुआर योजना के अंतर्गत 200 शिक्षक प्राथमिक, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षक न केवल अपने विद्यालय के छात्रों को वरन समूचे विकासखंड के विद्यार्थियों तक पढ़ाई को उनके द्वार तक ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की इस योजना से शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक भी रुचि लेते हुए वेबसाइट ऐप के माध्यम से घर में रहकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षक घर में ही व्हाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर कर छात्रों को सभी विषयों को समझाने का पुरजोर प्रयत्न कर रहे हैं। दिनांक 6 से 8 मई तक की स्थिति में 60 प्राथमिक, 89 मिडिल, 46 हाई और 85 हायर सेकेंडरी स्कूल के कुल 270 कक्षाओं में 9171 छात्र लाभान्वित हुए हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री दिनेश पटेल द्वारा लगातार प्राचार्यों के साथ मीटिंग लेते हुए इस कार्यक्रम को और सफल बनाने के लिए 1 जून से संकुल स्तर और जोन बनाकर कक्षाएं संचालित करने पर जोर दिया है। सीआरसी, सीएससी एवं संकुल नोडल अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। समय सारणी, विषयवार शिक्षकों की ड्यूटी, रोटेशन पद्धति के अनुरूप एक हफ्ते का शेड्यूल तैयार कर शीर्ष अधिकारियों तक प्रेरित करना होगा ताकि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें। इस योजना को सफल बनाने में विकासखंड शिक्षा अधिकारी दिनेश पटेल, सभी प्राचार्य, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, कांता तिवारी, बी पटेल, नैमिष पाणिग्रही, मोहन नायक, उमा शंकर गुप्ता, मिडिल प्रभारी नरेंद्र चौहान, एस सारथी, पुष्पांजलि दासे का विशेष योगदान रहा। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नगर पंचायत कार्यालय में छजका नेता एवं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी जी के निधन पर लॉकडाउन की स्थिति में भी नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर श्रद्धांजलि सुपुर्द की गई। देखिए रिपोर्ट। नगर पंचायत अध्यक्ष ग्वालदास अनंत ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार थे। जोगी जी राज्य भक्ति, सादगी व ईमानदारी के प्रतीक थे। जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम ऐसे नेता हैं जो लगातार 17 वर्षों तक कलेक्टर रहे। नगर पंचायत सभापति संपत जायसवाल ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि हम सभी को माननीय अजीत जोगी के सिद्धांतों, सादगी व ईमानदारी, सहज जीवन शैली को अपनी जीवन में ढालना चाहिए एवं उनकी कार्यशैली पर चलते हुए अपने प्रदेश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जायसवाल सिंह छाबड़ा, जसपाल सिंह छाबड़ा, जयप्रकाश लोधी, ओमू दीवान, अभिषेक सिंह यादव, रवि राठौर, तुलसी सोनवानी, अनिल साहू, कमल डरसेना, गुलशन साहू, मोन्टू जायसवाल उपस्थित रहे। आज ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद ये क्षण है, न केवल व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए, जो हम लोग के एक नज़दीकी पारिवारिक मित्र भी रहे, राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव माननीय जोगी जी के साथ काम करने का अवसर आया। कई रूप में देखा उन्हें, कलेक्टर के रूप में देखा, बाद में सांसद के रूप में राज्यसभा में गए, इस रूप में देखा, संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी के रूप में देखा, बाद में 2000 से मुख्यमंत्री के रूप में पहले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बने। हर रूप में उनको देखा और निश्चित रूप से एक बात तो स्पष्ट है कि अद्भुत जीवटता के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया और छत्तीसगढ़ के एक लोकप्रियता की हासिल की, जो बहुत ही बिरला हो सकता है। गरीब हो, अमीर हो, समाज के सभी वर्गों में समान रूप से जोगी जी की एक विशिष्ट पहचान बना के उन्होंने रखी थी। और आज जब वो
जीवन और मौत से आदमी कैसे लड़ सकता है। 20 दिनों तक ब्रेन डेड होने के बाद भी ये संघर्ष करते रहे और डॉक्टर विज्ञान भी इस बात के लिए चमत्कृत हो गया कि इतने समय तक ब्रेन डेड होने के बाद भी कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है। ये उनकी अद्भुत जीवन जीने की शक्ति और इच्छा शक्ति बताता है। तो हर क्षेत्र में हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा। विधानसभा के अंदर उनकी विद्वतापूर्ण भाषण सुना, आक्रमण भी उतने ही तेज़ी से करते थे और जैसे ही विधानसभा के हाल से बाहर आते थे फिर ठाके लगा के मुस्कुरा के मिलना, उनकी ये तरीका अपने आप में अद्भुत था। बहुत नज़दीक से हम लोगों ने काफ़ी क्षण बिताए। आज मैं अपनी ओर से उनके परिवार के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मृतात्मा को शांति मिले, ईश्वर उन्हें स्थान दे और परिवार को इस कठिन शोक को सहने की क्षमता दे, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करें। पथरिया से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव के छुई खदान ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र साल्हेवारा में एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में थाना साल्हेवारा को बड़ी सफलता मिली है। देखिए क्या है पूरा मामला। पुरानी रंजिश को लेकर वह मृतक की करतूतों से परेशान होकर मोहल्ले वासियों ने दिया था वारदात को अंजाम। मृतक का मोहल्ले में घुसकर चोरी करना, डराना धमकाना एवं बच्चों को मारने की धमकी से गाँव वाले थे परेशान। मामले में सभी 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। सभी आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर जेल दिया गया है। छुईखदान ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र साल्हेवारा में एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में थाना साल्हेवारा को बड़ी सफलता मिली है। आरोपीगण परमानंद जम्मारे पिता रूपऊ जम्मारे 40 वर्ष, लोकेश पिता परमानंद जम्मारे 24 वर्ष, नोहतलाल ठाकरे पिता रामावतार ठाकरे 22 वर्ष, मोहन उर्फ कोमल पांचे पिता गुहरी 48 वर्ष, बजारू पांचे पिता गुहरी पांचे 45 वर्ष, नरसिंह पांचे पिता लिमतरिहा पांचे 37 वर्ष, नंद कुमार पांचे पिता स्वर्गीय सुखुराम पांचे 40 वर्ष, कुलेश्वर ठाकरे पिता गौतरिहा 24 वर्ष और जलचंद पिता मोहन पांचे 20 वर्ष सभी ग्राम पंचायत मायापारा, गोंगले थाना साल्हेवारा, जिला राजनांदगांव के निवासी हैं। गौरतलब हो कि 25 मई को ग्राम गोंगले निवासी नारद पिता फेकूराम पांचे उम्र 30 वर्ष की गुमशुदगी का सूचना पंचू पिता बैसाखू पांचे ने दी थी, जिस पर थाना साल्हेवारा ने गुम इंसान क्रमांक 04/2020 दर्ज कर पतासाजी किया जा रहा था। 23 मई को गुम इंसान नारद पांचे का शव ग्राम कंसिंगा के खेत में रूपलाल यादव के खेत में कुआं में होने की सूचना होने पर मौके पर मर्ग क्रमांक 06/2020 धारा 174 कायम कर पंचनामा की कार्रवाई किया गया। घटना स्थल अवलोकन एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के आधार पर मामले का खुलासा हुआ कि 7 मई को परमानंद जम्मारे के लड़के को मृतक नारद पांचे द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसी दिन रात्रि लगभग 10:30 बजे ग्राम गोंगले के परमानंद जम्मारे के घर के समीप सभी आरोपी खाना खाने के बाद बाहर बैठे हुए थे। उसी समय मृतक सोलर पंप में पानी पीने आने के दौरान लोगों को देखकर उपवास करने लगे। मृतक के उपहास को सुनकर सभी आरोपियों ने एक मत होकर मृतक के ऊपर पत्थर लाठी डंडे से मारकर अधमरा कर दिया, जिसे बाद में आरोपियों ने बांधा तालाब गोंगले उठाकर पुनः मारपीट करने पर मृतक ने दम तोड़ दिया। मृतक के दम टूटने पर शव को छुपाने के लिए ग्राम कंसिंगा खार के कुआं में फेंक दिया था, जिस पर थाना साल्हेवारा ने अपराध क्रमांक 25/2020 धारा 302, 201, 34 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। पुलिस हिरासत में पूछताछ करने पर सभी आरोपियों ने अपनी गुनाह कबूल लिया है। आरोपियों ने मृतक की हरकतों से तंग आकर घटना को अंजाम दिया था। मामले में आरोपियों का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाए जाने पर आज गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेंद्र साल्हेवारा, उप निरीक्षक अजीत सिंह राजपूत, शेष नारायण कश्यप, आरक्षक मनोज हरमुख, बसंत राठिया, प्यारेलाल धुर्वे,
दौलत मरकाम, भुवन पोरते, आनंद देवाले एवं ईश्वर मरकाम का सराहनीय योगदान रहा। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव के छुईखदान ब्लॉक के गंडई नगर में गत दिवस राजीव गांधी न्याय योजना के संबंध में कांग्रेसियों ने प्रेस वार्ता ली। देखिए यह रिपोर्ट। गंडई के जमींदार व पूर्व मंडी अध्यक्ष लाल टाकेश्वर शाह खुसरो ने राजीव गांधी न्याय योजना को छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए वरदान कहा है। श्री खुसरो ने प्रेस वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार किसान पुत्र हैं, जिसने किसानों की पीड़ा को महसूस करते हुए धान की अंतर राशि को राजीव गांधी न्याय योजना के रूप में दिया है। अंतर की राशि 4 किस्तों में देने से किसानों को जरूरत के समय में काम आने की बात उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए केंद्र सरकार से कृषि कार्य को मनरेगा में जोड़ने की बात कही है, जिससे अन्य शहरों में पलायन करने वाले मजदूरों में कमी आएगी और उन्हें उचित मूल्य भी मिलेगा। साथ ही केंद्र सरकार से प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने की बात कही है, जिसके चलते कोरोना की मार झेल रहे लोगों को राहत मिल सकेगी। वार्ता में राज महंत व वरिष्ठ नेता महेश दास रात्रे ने राज्य सरकार द्वारा अंतर की राशि को 4 किस्तों में दिए जाने का मजाक बनाते हुए विपक्ष पार्टी को करारा जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों को जब प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को साल में 3 किस्तों में दे रही है, तो राज्य सरकार अंतर की राशि 4 किस्तों में देना कहां तक गलत है। आज की जो बैठक आज आयोजित की गई है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा, प्रदेश के कांग्रेस कमेटी ने निर्देशित किया था कि राजीव जी के शहादत दिवस के दिन किसान के लिए जो महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है, राजीव गांधी न्याय योजना, जिसको पूरे प्रदेश में किसानों के हित में चुनाव संपन्न होने के पूर्व जो हमारी सरकार ने, भूपेश जी की सरकार ने जो किसानों को वायदा किया था, वायदा के अनुरूप प्रति कुंटल धान की खरीदी में जो भावांतर की राशि थी, उस राशि का प्रथम किस्त किसानों को दिया गया है। इस संबंध में हमने ये बैठक आयोजित किया था ताकि किसानों को हम बता सकें कि किसान सरकार जो है किसानों के साथ है। आगे की योजना क्या है सरकार की किसानों के लिए? किसानों के हित में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें किसानों की धान खरीदी है, किसानों को केसीसी ऋण प्रदान करना है, और किसानों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योजना ये है कि मनरेगा से किसानों का जोड़ा जाए। ये जो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अनुरोध किया है कि जिस प्रकार से कोविड के चलते, कोरोना के चलते पूरे विश्व में महामारी का जो प्रकोप है और जिस तरीके से अपने अपने प्रदेशों से मजदूर जो है पलायन करते हैं, इस पलायन को रोकने के लिए मनरेगा ही एक ऐसा सशक्त माध्यम होगा और इस मनरेगा से किसानों को भी बहुत लाभ होगा और मजदूरों को काम मिलेगा। आज तो अगर आप कोरोना वाली बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में तो बहुत तेज़ी से फैलने लगा, इससे पहले कंट्रोल था, उसकी खास वजह क्या हो सकती है? अब उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में जो निर्णय लिया, उस निर्णय के चलते लॉकडाउन किया गया और लॉकडाउन के बाद
आम व्यक्ति को ये बीमारी नहीं थी। ये खास लोगों के द्वारा ये बीमारी जो है अपने देश के अंदर में प्रवेश किया, जिसकी वजह से आज पूरा विश्व में और पूरे भारतवर्ष में, खास करके हम भारतवर्ष की बात करते हैं, मजदूर तबके के जो लोग थे, जो अन्य प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, झारखंड में और पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेशों के लोग जिस तरीके से जिस भीड़ में काम कर रहे थे और एकाएक सारी यात्रा स्थगित हो गई, ट्रेन बंद हो गया, हवाई यात्रा बंद हो गई, बसेस बंद हो गया, अंतर्राज्यीय संसाधन सारे सुविधा जो है आवागमन की बंद कर दी गई, जिसकी वजह से ये परिस्थिति निर्मित हुई है। जो लोग संक्रमित नहीं थे वो लोग भी इस संक्रमण के चपेट में आ गए और आज हर व्यक्ति के लिए ये महामारी जो है भयावह हो गई है। अब तो केवल एक ही चीज़ इस बीमारी को रोकने में कामयाब कर सकती है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इसी को अपनी सजगता का परिचय आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये बीमारी है, उस बीमारी से निजात पाने का एक प्रमुख संसाधन यही है। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं तोशी। एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय की ओर बढ़ रहा है। इस सिस्टम के चलते जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश की गतिविधि 24 घंटों के बाद बढ़ जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बना हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पंजाब के पास देखा जा सकता है। इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा भी निकल रही है। इन सिस्टमों के चलते उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी पंजाब में धूल भरी आंधी के साथ बौछारें गिर सकती हैं, जबकि दिल्ली में मौसम गर्म रहेगा और पश्चिमी राजस्थान में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी।
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की ओर रुख करे तो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर देखा जा सकता है। इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा मणिपुर तक बनी हुई है। इन मौसमी सिस्टमों के चलते असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उससे सटे झारखंड में भी बारिश की उम्मीद है, जबकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिर्फ धूल भरी आंधी और हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है। मध्य भारत की बात करें तो एक ट्रफ रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है। इस सिस्टम के चलते दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की मौसमी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड होगा। दक्षिण भारत में एक ट्रफ रेखा तेलंगाना से दक्षिणी तमिलनाडु तक बनी हुई है। इस सिस्टम के चलते केरल, दक्षिण कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश कम हो जाएगी। हालांकि पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में बने हुए चक्रवाती सिस्टम के चलते अंडमान के उत्तरी भागों में मध्यम से तेज बारिश जारी रहेगी। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म से जुड़ी ताजा जानकारी और समग्र भारत के मौसम पूर्वानुमान के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट skymetweather.com पर। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। सवेरे सवेरे आप सब के लिए पूरे दिन का हाल लेकर के हाजिर हैं। दिन एक एक करके आगे बढ़ रहा है। मई महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है। जून महीने का शुभारंभ होगा और जून महीने में आप सब अपने लिए पहले से ही तैयारी कर लें। इसके लिए हमने पहले ही जून महीने का मासिक राशिफल डाल दिया है। आप सब उस मासिक राशिफल के अनुसार अपने मासिक चर्या को, दिनचर्या को नहीं, मासिक चर्या का निर्धारण कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, नक्षत्र पूर्वा, चंद्रमा सिंह राशि में, योग हर्षण। तदनुसार दिनांक 30 मई दिन शनिवार, राहु काल शनिवार को सुबह 9 बजे से 10:30 तक और गुलिक काल सुबह 6 से 7:30 तक। राहु काल नए और शुभ काम को मना करता है। गुलिक काल कहता है कि कुछ भी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं मेष से लेकर के मीन तक की आज की भविष्यवाणी। सबसे पहले मेष राशि, पढ़ाई के मामले में आज थोड़े से उद्विग्न रहेंगे, मन कम लगेगा। व्यापार लेकिन अच्छा चलेगा, मेहनत का रिजल्ट दिखाई देगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए नई योजनाएं आज फलित हो सकती हैं। सरकारी क्षेत्र में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। बॉस के साथ विवाद की स्थिति दिखाई देती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पति पत्नी के मध्य तनाव और टकराव खत्म हो जाएगा, बहुत बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन लव लाइफ में आज नई शुरुआत की तरफ आपका कदम बढ़ रहा है। मानसिक शांति आपको जरूर मिलेगी। आज दवाइयाँ सूट करेंगी। उपाय क्या करना चाहिए? आज के दिन को बेहतर करने के लिए गायत्री मंत्र एक माला जरूर जाप कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज बड़ों को पलट कर जवाब नहीं देना है। शुभ रंग स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, दिनांक 30 मई दिन शनिवार, पढ़ाई के मामले में दिन आपके लिए नेष्ट है, अच्छा है, बेहतर है। काम का फल मिलेगा, मानसिक शांति रहेगी। व्यापार थोड़ा सा नुकसान देगा। आज रुपया पैसा फंस सकता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के विषय में बता दूंगा। प्राइवेट सेक्टर में आज नई योजनाओं को बल मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह का दुराव और तनाव नहीं दिखाई देता है। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। आज नई नौकरी की संभावनाएं तलाश सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के विषय में बस इतना ही कहूँगा कि आज एक नई शुरुआत की तरफ आप कदम रख सकते हैं। कुछ जो पुरानी समस्याएं थीं उनका आज हल आप स्वतः निकाल सकते हैं। लव लाइफ उठापटक बना रहेगा, दिन अच्छा नहीं है। लव लाइफ के लिए कुछ न कुछ उलझनें आज परेशान करेंगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। हेल्थ वाइज किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। आज के दिन को बेहतर करने में प्रयास आपका सफल होगा। लव लाइफ के लिए
थोड़ा और सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना चाहिए? भगवान श्री गणेश का ध्यान करिएगा। क्या नहीं करना है? आज बड़ों को जवाब नहीं देना है। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 69, माफ़ कीजिएगा, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि, कुछ उलझनें थीं वो दूर हो जाएंगी, परेशानियों से बाहर निकलेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पढ़ाई में खूब मन लगेगा। व्यापार के लिए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। आज नए ऑर्डर मिल रहे हैं। आज का दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। बड़े ऑर्डर मेहनत से मिलेंगे, भाग्य साथ दे देगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं। बॉस आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए कुछ परेशान होने की आवश्यकता है। आज नुकसान खुद उठाएंगे आप। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, रिश्ते में मधुरता रहेगी, संतान का सुख मिलेगा। आज लव लाइफ के लिए रिस्क लेना भारी पड़ेगा। आज थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखिएगा और ज़्यादा दूसरे के काम में टांग मत अड़ाइएगा। रिश्ते की बात आज ना करें तो बेहतर है। नए प्रपोजल आज ठुकरा दीजिएगा। स्वास्थ्य, माइग्रेन की समस्या, बैक की प्रॉब्लम, पेट की समस्या हो सकती है। प्रयोग के तौर पर आज के दिन को बेहतर करना चाहते हैं तो सरसों का तेल किसी ज़रूरतमंद को दान करिएगा। क्या नहीं करना है? आज दूसरे के काम में अड़चन नहीं डालना है। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 69। कर्क राशि, दिन अच्छा है, मानसिक शांति मिलेगी, कुछ उलझनें दूर हो रही हैं, पढ़ाई खूब करेंगे। व्यापार में नुकसान हो सकता है, रिस्क लेना भारी पड़ेगा, पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी। दाम्पत्य जीवन बताऊंगा मैं। प्राइवेट सेक्टर, आज प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए वाहन का सुख और मकान के सुख दोनों की संभावनाएं बन रही हैं। सामान्य स्तर पर कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। कुछ परेशानियां स्वतः दूर हो जाएंगी। चिंता कदापि ना करिएगा, तनाव खत्म हो रहा है। आज का दिन सरकारी क्षेत्र वालों के लिए नई रणनीति बनाने का है, बॉस के साथ तालमेल बिठाने का है, कानाफूसी और शिकायत और चुगली आदि से बचने का है। रिश्ते मधुर रहेंगे, कार्य क्षेत्र में दबदबा रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, रिश्ता बहुत सकारात्मक दिशा में जा रहा है। कुछ उलझनें जो पुरानी थीं, 2-4 दिन पहले की थी, उनको मिल बैठ कर के आज सुलझा सकते हैं। परेशानियों का अंत अपने आप दिखाई देता है। आप पर लोगों का भरोसा स्वतः बढ़ेगा। किसी भी ऐसी स्थिति से निपटने में आपको खुद ही एक मजबूती प्राप्त हो जाएगी। प्रयोग क्या करना चाहिए? दाम्पत्य जीवन के बाद पहले लव लाइफ बता देते हैं। लव लाइफ में आज प्रपोजल भरमार के रूप में, हर प्रकार की परेशानी दूर हो रही है। आप पर लोगों का भरोसा स्वतः बढ़ेगा। कुछ परेशानियां अपने आप दूर हो रही हैं। स्वास्थ्य, घुटने की तकलीफ के साथ पेट की तकलीफ तक बढ़ रहा है। प्रयोग क्या करना चाहिए? आज के दिन को बेहतर करना चाहते हैं तो किसी पौधे में अपने हाथ से आज जल दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है? मानसिक रूप से आज अस्थिर नहीं रहना है। शुभ रंग ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 62। सिंह राशि, दिनांक 30 मई। पढ़ाई आज नहीं हो पा रही है आपसे। पारिवारिक विसंगतियां परेशान करेंगी, लेकिन व्यापार अच्छा करेंगे। आज स्ट्रेटजी बनाएंगे और पार्टनरशिप टिक जाएगी। आज का दिन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह का दुराव नहीं आएगा। स्थितियां आपके पक्ष में हैं। सरकारी क्षेत्र के लिए कुछ बड़ी परेशानी आ सकती है। सरकारी क्षेत्र में आप पर भरोसा बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सकारात्मकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं है। पति पत्नी के मध्य तनाव खत्म हो रहा है। स्वास्थ्य का मामला बताऊंगा। पहले लव लाइफ, नया प्रपोजल मिल सकता है, शादी की चर्चा कर सकते हैं। कुछ उलझनें, परेशानियां अपने आप आज स्वास्थ्य से दूर हो रही हैं। जुखाम बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उपाय क्या करना चाहिए आज? आज किसी छोटे बच्चे को दूध का दान करना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? आज खुद को कम नहीं आंकना है। बादामी रंग शुभ है। 57% का भाग्य आपके साथ है। कन्या राशि, दिनांक 30 मई। लाभ के अवसर बनेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा क्षेत्र में उन्नति ही उन्नति दिखाई दे रही है। व्यापार बेहतर चलेगा। आज धन का लाभ हो रहा है, रुके कार्य बन जाएंगे।
प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए वाहन का सुख मिलेगा, माता पिता का सानिध्य रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में नई जगह पे अप्लाई करने का अवसर आज आपको स्वतः प्राप्त हो रहा है। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए आज कुछ अवसरों पर मित्रों का साथ नहीं मिल पाएगा। कोई बड़ी समस्या आपकी वजह से सामने आ सकती है। बॉस के साथ कुछ विवाद शाम 3 बजे के बाद पनप सकता है। व्यापार अच्छा चलेगा, वहाँ पर तो बहुत अच्छा था, यहाँ मामला गड़बड़ है सरकारी क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा। आज दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी के साथ रिश्ते को मधुर करने के अवसर प्राप्त होंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। व्यापार की स्थिति को, अगर कोई व्यापार वर्ग में है और दाम्पत्य जीवन को साथ में लेके चल रहा है तो आपके लिए आज ऐतिहासिक दिन है। लव लाइफ की स्थिति अच्छी रहेगी, लव लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। लव लाइफ में कुछ समस्याएं थीं वो आज ऐसे दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, माइग्रेन की समस्या दूर हो रही है। मेजर इश्यूज़, जो मेजर तनाव थे वो अपने आप आपके जीवन से निकल जाएंगे। उपाय क्या करना चाहिए आज गायत्री मंत्र जाप करके ही घर से कदम निकालें या घर में ही रहें, जैसे भी है काम धाम के ध्यान दीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज ब्लैक कलर नहीं पहनना है, पीला रंग शुभ है, 50% का भाग्य आपके साथ है। तुला राशि, दिन अच्छा रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी, रुके कार्य बन जाएंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से नुकसान से बाहर आएंगे, कुछ विशेष समस्याओं से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर के लिए नौकरी में प्रमोशन के चांसेज हैं। नई नौकरी में अप्लाई किए होंगे तो आज रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सरकारी क्षेत्र बेहतर हो सकता था, लेकिन आपके क्रोध के कारण कुछ समस्याएं एकदम से आ जाएंगी, आप परेशान हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पति पत्नी के मध्य तनाव खत्म हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याओं का समाधान मित्रों की मदद से मिल जाएगा। लव लाइफ की स्थिति को लेकर के आज थोड़े असहज रहेंगे, लव लाइफ में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लव लाइफ को लेकर के आपको आज बहुत सामान्य से बेहतर रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का मसला आज खांसी जुखाम बुखार से उलझा सकता है। उपाय क्या करना चाहिए? आज का दिन बेहतर करने के लिए लाल रंग धारण करिएगा। और क्या नहीं करना है, आज दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाना है। 72% भाग्य के साथ लाल रंग की शुभता पूरे दिन बनी रहेगी। वृश्चिक राशि, मानसिक शांति है, पढ़ाई खूब मन लगाकर करेंगे, शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रकार का तनाव अपने आप दूर हो रहा है। व्यापार में बड़े फैसले टालने होंगे। प्राइवेट सेक्टर बेहतर रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में कोई मुश्किल नहीं आएगी। गवर्नमेंट सेक्टर में मुश्किलें हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र में बड़े इशू आ सकते हैं। सरकारी क्षेत्र को आप थोड़ा सा समझदारी से काम चलाइएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, रिश्ता मधुर रहेगा, पति पत्नी के मध्य तनाव खत्म हो रहा है। लव लाइफ की स्थिति आज नए प्रपोजल की तरफ बढ़ रही है। थोड़ा अपने आप को संभालिएगा, किसी भी चयन में जल्दीबाजी मत करिएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पेट की समस्या दूर हो जाएगी। उपाय क्या करना है वृश्चिक वालों को? आज गौ माता को गुड़ रोटी खिलाइएगा। ना मिले गौ माता तो किसी ज़रूरतमंद को भी रोटी दे सकते हैं। क्या नहीं करना है, आज क्रोध में आवेश में कोई निर्णय नहीं लेना है। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 62। धनु राशि, मानसिक रूप से आज मजबूती मिलेगी, कोई बड़ा काम आपका बन जाएगा, पढ़ाई में खूब मन लगेगा, व्यापार में नए अवसरों की प्राप्ति होगी, पार्टनरशिप आज टिक जाएगी, आज कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए वाहन का सुख रहेगा, पुरानी समस्याओं का समाधान होगा, शादी की बात हो सकती है। सरकारी क्षेत्र में मुश्किलें हल हो रही हैं, रुके धन की प्राप्ति हो रही है, बॉस आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज दाम्पत्य जीवन में कुछ स्थिति अपने बच्चों की वजह से ही दिक्कत में आ सकती है। दाम्पत्य जीवन आज बहुत संयोग के साथ, बहुत सहजता के साथ निभाने की आवश्यकता है। लव लाइफ में आज नए प्रपोजल की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। अपनी समस्याओं का खुद से ही निस्तारण करने का प्रयास करिएगा। लव लाइफ में किसी का हस्तक्षेप आज एक्सेप्ट न करिएगा। स्वास्थ्य, गले में दिक्कत, आँख की समस्या हो सकती है। बड़बोलेपन से बचने की आवश्यकता है। प्रयोग के तौर पर आज के दिन को बेहतर करना चाहते हैं तो कुछ मीठा का सेवन आज अवश्य करिएगा। क्या नहीं करना है, बड़बोलेपन से बचना है। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 70। मकर राशि, तनाव खत्म हो रहा है, मानसिक शांति मिलेगी, पढ़ाई में खूब मन लगेगा, शिक्षा क्षेत्र में आज बड़े अवसर प्राप्त होंगे, बॉस टीचर्स प्रसन्न रहेंगे, माता पिता को गर्व होगा। व्यापारिक नुकसान कुछ उठा सकते हैं, बिजनेस में कुछ समस्याएं गंभीर रूप ले सकती हैं। व्यापार को सहज भाव से चलाने की आवश्यकता है।
प्राइवेट सेक्टर के लिए लाभ के अवसर बनेंगे। प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आज नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए आज कुछ समस्याएं हैं। ज़्यादा इजी गोइंग मत रहिएगा कि कुछ भी हम कर लेंगे, बॉस के साथ मुँह लग हो गए। आज थोड़ा रिजर्व रहने की आवश्यकता है गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक है, मुश्किल हल हो रहा है। हर प्रकार की बड़ी परेशानी से बाहर निकल रहे हैं। लव लाइफ उलझन भरा है। लव लाइफ को लेकर के बहुत सामान्य व्यवहार करिएगा, आप पर भरोसा होगा लव लाइफ को लेकर के। आज का दिन स्वास्थ्य के मामले में बड़ी समस्याओं का समाधान निकालेगा। हेल्थ वाइज किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। उपाय क्या करना चाहिए आज के दिन को बेहतर करने के लिए? दाहिने हाथ में जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज जल्दीबाजी में निर्णय मत दे दीजिएगा। शुभ रंग काला, भाग्य प्रतिशत 71, 71। कुंभ राशि 30 मई शनिवार। अच्छा दिन है आज, खूब बेहतर शुरुआत होगी। पढ़ाई खूब मन लगा कर करेंगे। शिक्षा में किसी तरह की स्थिति खराब नहीं हो रही। शिक्षा क्षेत्र में बहुत सहजता के साथ आप कदम बढ़ाएंगे। व्यापार अच्छा चलेगा। बिजनेस में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। नए बिजनेस को आरंभ कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर में कुछ बड़ी उन्नति की स्थिति आ रही है। प्राइवेट सेक्टर में आप पर भरोसा बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। सरकारी क्षेत्र में कुछ तनाव की स्थिति आ सकती है। सरकारी क्षेत्र वाले आज हड़बड़ाहट मत दिखाएं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पति पत्नी के मध्य लय बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की ऐसी स्थिति नहीं है जो आपके लिए परेशानी का सबब बने। लव लाइफ थोड़ा सा टफ रहेगा आज। एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। स्वास्थ्य, पेट की समस्या और शुगर आज परेशान कर सकता है। प्रयोग के तौर पर क्या उपाय करना चाहिए? दूब घास थोड़ी सी लेकर के पीछे फेंक दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज ज़्यादा बोलना नहीं है दूसरे के हर काम में। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 56, दिनांक 30 मई मीन राशि, दिन शनिवार। पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं। शिक्षा में हर लिहाज से उन्नति है। व्यापार अच्छा चलेगा। बिजनेस में तनाव दूर होगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए लाभ के अवसर बनेंगे। नई नौकरी की संभावना है। सरकारी क्षेत्र में नया काम मिलेगा। प्रमोशन की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ स्थितियां आज अकस्मात परेशान करेंगी। लव लाइफ को लेकर के आज बहुत सामान्य रूप से अपने आप को बना के रखिएगा। दिनांक 30 मई स्वास्थ्य के मामले में मीन राशि वालों को आज छठे भाव के चंद्र के कारण पेट, आंख, लीवर और किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रयोग के तौर पर क्या उपाय करना चाहिए आज? आज बैगनी रंग, पर्पल कलर धारण करना आपके लिए शुभ होगा। और क्या नहीं करना है? आज किसी दूसरे से सलाह मत ले लीजिएगा। शुभ रंग बैगनी, भाग्य प्रतिशत 61। चलिए, राशियों का हाल आपने जाना है। अब उसी जोश के साथ नोट कर लीजिए आज का भाग्याक्षर। मेष व अक्षर, वृषभ ड, मिथुन म अक्षर, कर्क छोटी ई, सिंह छोटा उ अक्षर, कन्या ज, तुला र अक्षर, वृश्चिक धा, धनु च अक्षर, मकर ता, कुंभ क अक्षर और मीन या। ये आपके अपने शुभ भाग्याक्षर हैं। सादे चौकोर कागज पर लिखिए और इन्हें अपने पास रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं आज की सक्सेस की, सफलता की कुंजी। उल्टे हाथ से एक चुटकी चीनी किसी पौधे के नीचे रख दीजिएगा। बस इतना सा करिए और फिर देखिए चमत्कार चमत्कार चमत्कार। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। शुरुआत हो चुका है दिन का और रात ठीक 11 बजे लाइव हमारे फेसबुक पेज आचार्य संतोष संतोषी पर अभी अनुमति दीजिएगा। 11 बजे दिन में आप लोग को जानकारी मिलेगी प्रेम सीरीज, लव सीरीज। जी हाँ, देखना ना भूलिएगा। ठीक 11 बजे हमारे एक और YouTube चैनल ज्योतिष जरा हटके। अभी के लिए अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।
आइए बात करते हैं आज 30 मई 2020 शनिवार सैटरडे के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जहां मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए गए हैं। लॉकडाउन 5 को लेकर बड़ा अपडेट है, रेलवे को लेकर भी बड़ी खबर है। इसके अलावा स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी इंपोर्टेंट अपडेट है। बैंक खाता वालों सहित आम आदमी के लिए जानने वाली कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं। 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। जहां पहला अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे टिकट रिजर्वेशन नियमों में बदलाव हो चुका है। 31 मई से पूरे देश में नए नियम लागू हो जाएंगे। जहां 1 जून से आपको पता होगा कि रेलवे यात्रियों के लिए 200 अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाने जा रहा है, राइट। और ऐसे में अब हर कोई यात्री ये चाहता है एक कंफर्म टिकट उसको मिल जाए ताकि यात्रा में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने टिकट के एडवांस बुकिंग के नियमों में बदलाव किए हैं। अब 4 महीने पहले ही आप एडवांस बुकिंग करा पाएंगे। जहां रेलवे ने यात्रियों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। यात्री अब सीधे 120 दिन पहले यानी तकरीबन 4 महीने पहले ही अपनी यात्रा की टिकट बुक करा सकते हैं। इससे पहले 1 महीना का ही टाइम था, लेकिन इसको बढ़ाकर 4 महीने कर दिया और ये नियम 31 मई से लागू होने जा रहा है। अच्छा, रेलवे की जब बात हो रही दोस्तों, तो रेलवे को लेकर कुछ छोटे बड़े 2 अपडेट और मैं आपको बता देता हूँ। जहां पहली बात तो ये कि 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की लिस्ट सामने आ चुकी है। यात्रीगण ध्यान दें, 1 जून से कौन कौन सी ट्रेनें चलेगी, तो इसको लेकर रेलवे ने ऑफिशियल एक प्रेस नोट जारी कर दिया और किन किन रूट पर ये ट्रेनें चलेगी, तो इसको लेकर पूरी जानकारी यहाँ डिटेल में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एक को तो मैं बोल नहीं सकता, आप समझ सकते हो। अच्छा, इंडियन रेलवे ने दोस्तों एक और नियम भी बना दिया कि अब टीटीई को टाई और कोट नहीं पहनना पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने यह निर्देश भी जारी कर दिया कि रेलवे में टिकट की जांच करने वाले कर्मचारी को अपने पारंपरिक काले कोट और टाई नहीं पहनने पड़ेंगे। 1 जून से शुरू होने वाले 100 जोड़ी ट्रेनों में सवार टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों के लिए चीनी वायरस के संक्रमण के मद्देनजर रेलवे ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अच्छा, साथ ही दोस्तों भारतीय रेलवे का यह भी कहना है कि गर्भवती माताएं, बहनें, महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग रेलवे यात्रा करने से बचें। ये इंडियन रेलवे की तरफ से अपील है, तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। और चलिए अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अगला अपडेट देख पा रहे कि पंजाब बोर्ड का कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका। जहां पंजाब स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि PSEB ने इंटरनल ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर 10वीं क्लास का रिजल्ट भी घोषित कर दिया। ऑफिशियल वेबसाइट www.pseb.ac.in के जरिए आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। देखिए जरा दोस्तों कि देश का नाम इंडिया से भारत करने के लिए याचिका लगाई है। 2 जून को इस पर चीफ जस्टिस की बेंच के द्वारा सुनवाई होगी और देखते हैं इस पर क्या फैसला आता है। जो भी रिजल्ट नतीजा फैसला आएगा मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताऊंगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका लगाई कि भारत का नाम जो है वो इंडिया से भारत कर दिया जाए, है ना, रिकॉर्ड में। वैसे तो हमारे देश के कितने ही नाम है, नाम अनेक है, लेकिन देश एक है और वही एकता हम सभी हिंदुस्तानियों में बसनी चाहिए। हिंदुस्तान कहो, भारत कहो, इंडिया कहो, कुछ भी कहो, हम इंडियंस हिंदुस्तानी हैं और सब मिलकर एक ही रहेंगे। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो दिल से इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता दोस्तों। भारत के लिए, इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक लाइक कर दीजिए फटाफट से। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि भारत को पहले पुराने जमाने में क्या कहा जाता था, कमेंट में बताइए, ताकि आप इनाम भी जीत सकते हैं गिव अवे के रूप में। और चलिए अपन जानते हैं आगे की कुछ और बड़ी खबरों को। 50 खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। जहां अगला अपडेट देख पा रहे कि 1 जून से बदल जाएगा आपके इनकम टैक्स से जुड़ा ये फॉर्म। इससे मिलती है आपके हर ट्रांजेक्शन की जानकारी। जहां CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फॉर्म 26AS में नए संशोधन के साथ अधिसूचित कर दिया और कुल मिलाकर के नया फॉर्म 1 जून 2020 से मिलना शुरू हो जाएगा। न्यू टैक्स स्लैब के जरिए आप देख सकते हैं जानकारी। चलिए अगली खबर में नजर डालें दोस्तों इस चीनी वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर, अपडेट पर। इस महामारी जो अभी देश और दुनिया में चल रही है, इस बीमारी को लेकर एक बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि इसका असर मेकअप इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। इस चीनी वायरस से खत्म हो सकता है लिपस्टिक का जादू, क्योंकि दरअसल बात कुछ यूं है कि महिलाएं, लड़कियां, छोकरियां वगैरह जितनी भी हैं वो सब मास्क का इस्तेमाल कर रही हैं और मास्क की वजह से लिपस्टिक की सेल में गिरावट आई है। काजल और आई शेडो की खरीदारी में इजाफा हुआ है, लेकिन लिपस्टिक जो है गर्ल्स, माताएं, बहनें कम यूज कर रही है। तो देखिए दोस्तों आप किस तरह से एक चीज का इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। और इसे बीच एक और अपडेट देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मामले देखे गए 7,466 नए मामले देखे गए। और इसके बाद अभी दोस्तों चीनी वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या जो है ना वो पहुंच चुकी है 1,65,798 तक पहुंच चुकी है, जबकि 89,987 लोगों का भी इलाज चल रहा है। 71,105 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 4,706 लोगों की जान जाने की खबर है। अब तक भारत में टोटल 4,706 इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र के अंदर संक्रमितों का आंकड़ा 62,000 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटों में महाराष्ट्र में 8,381 रिकॉर्ड तोड़ मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक दोस्तों अनऑफिशियल डेटा की अगर बात करें तो 1,72,928 तक संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। ये हालांकि 1,72,000 अनऑफिशियल डेटा है, जबकि 1,65,700 प्लस जो है वो ऑफिशियल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अपडेटेड डेटा है ना। चलिए इसी बीच अगली खबर है टेक्नोलॉजी को लेकर। देखिए चीनी वायरस से मरीजों के फेफड़े को कितना नुकसान होता है, इस बात का पता अब तुरंत चल जाएगा। जहां एक ऐसा पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड स्कैनर सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसकी मदद से दोस्तों इस चीनी वायरस के मरीजों की पड़ताल करने में
आसानी रहेगी। जी हाँ, आपको बता दें ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस तरह का टेक्नोलॉजिकल पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड स्कैनर सिस्टम तैयार किया है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि दिल्ली के अंदर राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1106 नए मामले देखे गए और उस पर मनीष सिसोदिया बोले कि घबराएं नहीं, 50% मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी दिनों दिन बढ़ रहा है दोस्तों। भारत में रिकवरी रेट लगभग 45 से ऊपर चला गया और इसका मतलब ये है कि संक्रमितों की संख्या की तुलना में रिकवर होने वालों का आंकड़ा ज्यादा है। अच्छी बात है। और इसी बीच अगला अपडेट देख सकते हैं, चीनी वायरस को लेकर CSIR ने बनाई नई टेस्टिंग किट। 45 से 60 मिनट में अब इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और इसकी मदद से दोस्तों कुल मिलाकर के टेस्ट यानी कि जांच की प्रक्रिया और ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी, क्योंकि जल्द ही भारत में एक ऐसी किट आने वाली है जिससे सिर्फ 45 से 60 मिनट में यह पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति इस चीनी वायरस से पॉजिटिव यानी संक्रमित है या नहीं। वहीं इसकी कीमत भी काफी कम होगी और खास बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी कि हमारे ही भारत के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है, तो ये अच्छी बात है। और चीनी वायरस को लेकर कुछ और अपडेट आपको बताएंगे। फिलहाल खबर देख सकते हैं कि आखिर कैसा होगा लॉकडाउन 5, जहां लॉकडाउन 4 30 मई 31 मई से खत्म होने जा रहा है, राइट। और ऐसे में अब सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या लॉकडाउन का 5वां चरण भी शुरू होगा, और अगर होगा तो उस पर क्या नए नियम कानून कायदे लागू होंगे। क्या ये लॉकडाउन 5 लॉकडाउन 4 से भी ज्यादा और स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि इसके पीछे एक वजह यह है सबसे बड़ी की दोस्तों मई के अंदर भारत में चीनी वायरस के आंकड़ों की संख्या में एकदम से बूस्ट उछाल देखने को मिला और अचानक से आंकड़े 1 लाख 1.5 लाख तक कब पहुंच गए पता ही नहीं चला, राइट। और ऐसे में हो सकता है कि सरकार लॉकडाउन 5 को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कठोर बना सकती है, जिसमें वो नियम भी लग सकते हैं जैसे पहले लॉकडाउन 1-2 यानी कि लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में लगे थे ना, बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस। हालांकि उन जगहों पर लॉकडाउन में भी कुछ आसानी रहेगी जिन जगहों पर ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है या मामले बहुत कम या न के बराबर है। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है जहां पर सबसे ज्यादा गंभीर मामले हैं, उन इलाकों को बहुत ज्यादा सील कर दे सकेगा। वहां पर कर्फ्यू सिस्टम रहेगा, अलग अलग तरह की धाराएं लगेगी, इस तरह का सिस्टम रह सकता है। दरअसल लॉकडाउन 5 को लेकर दोस्तों गृह मंत्रालय ने कल ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत भी की, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस पर डिस्कस किया कि आखिर लॉकडाउन 5 को किस तरह से लागू किया जाना चाहिए। ये सभी मुख्यमंत्रियों के सुझाव के बाद तय किया जाएगा कि आखिर लॉकडाउन का 5वां चरण कैसा होगा, इसके लिए क्या नए नियम कानून कायदे होंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि भारत के बाद चीन ने भी खारिज किया ट्रंप का मध्यस्थता प्रस्ताव और कहा कि हमें तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जहां दरअसल चीन ने भारत के साथ सीमा संबंधी मौजूदा गतिरोध समाप्त करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव को शुक्रवार को खारिज कर दिया। ट्रंप ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में बुधवार को मध्यस्थता करने की अचानक पेशकश की और कहा कि वह दोनों पड़ोसी देशों की सेनाओं के बीच जारी गतिरोध के दौरान तनाव कम करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। तो इस प्रस्ताव को चीन ने ठुकरा दिया और चीन ने कहा कि हम किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं चाहते। चलिए अगली खबर है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का 74 साल की उम्र में निधन हो चुका है। उनके बेटे अमित जोगी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। अजीत जोगी को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 17 दिन कोमा में रहने के बाद कल ही उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को हौसला दे। चलिए अगली खबर है कि पश्चिम बंगाल में 1 जून से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। 8 जून से सभी संस्थाओं के कर्मचारी काम पर भी लौट जाएंगे। जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हुजूर देखिए जरा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जून से राज्य के सभी धार्मिक स्थल खोले जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि इस दौरान बड़े धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ममता ने शुक्रवार को चीनी वायरस के संकट को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में सभी पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह खुलने लग जाएंगे, लेकिन एक समय में 10 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी को भी धार्मिक स्थल पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। इस नियम को 1 जून से ही पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। चलिए अगली खबर में बात करते हैं आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर। बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि आगरा में आंधी और बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। एक बच्ची समेत 3 लोगों के जान जाने की खबर है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से दोस्तों आंधी बारिश देखने को मिली और इसका कहर भी देखा गया। और इसके बाद अब बात करें दोस्तों कि अगले 24 घंटों के दौरान भारत के किन राज्यों में बारिश हो सकती है, आंधी तूफान की चेतावनी है। तो इसको लेकर आज 30 मई 2020 के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान से आपको रूबरू करवाते हैं। जहां अपडेट देख पा रहे कि अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने की आशंका। पश्चिमी हिमालय और पूर्वोत्तर भारत में मध्य बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी और गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कर्नाटक के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की भी संभावना है। उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भारत में तापमान में गिरावट होने के आसार है अगले 24 घंटों के दौरान, है ना। चलिए अब बात करें देश को लेकर कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पाओगे इस चीनी वायरस का इफेक्ट देखिए। अब आपको एक ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG सभी तरह के ईंधन बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। सरकार इस तरह के नए रिटेलिंग मॉडल लाने पर विचार कर रही है, जहां पर दोस्तों अब आपको पेट्रोल भरवाने के लिए
डीजल भरवाने के लिए तो एक ही ऑप्शन मिलता है, लेकिन सीएनजी स्टेशन अलग से होते हैं, एलपीजी लानी तो अलग जाना पड़ता है। लेकिन अब आपको सब कुछ एक ही पेट्रोल पंप स्टेशन पर मिल जाएंगे। इस तरह की प्लानिंग भी सरकार बना रही है। जी हाँ, इसको लेकर दोस्तों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। चलिए अगली खबर है कि ब्रॉडबैंड पर दूरसंचार विभाग पर भड़का ट्राई, जल्द ही फोन लगाने के पहले आपको शून्य लगाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और अपडेट आपको देखने को मिलेगा कि जल्द ही 10 की जगह अब 11 अंकों का मोबाइल नंबर हो सकता है। ट्राई ने इस तरह का सुझाव भी दिया। तो दरअसल मसला कुछ यूं चल रहा है दोस्तों कि देश में जो ब्रॉडबैंड की संख्या कम है ना, इसको लेकर दूरसंचार विभाग अनदेखी कर रहा है। एक तो ये कहना है ट्राई का, ट्राई ने पीएमओ को एक चिट्ठी भी लिखी है। कम लैंडलाइन ब्रॉडबैंड को लेकर ट्राई दूरसंचार विभाग से नाराज है, जिसके चलते DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो ट्राई की सिफारिश से मंजूर नहीं कर रहा। ये मसला चला। और इसके अलावा आपको बता दें कि ट्राई ने शुक्रवार को ये भी सलाह दी है कि मोबाइल नंबर को 10 की जगह 11 अंकों का कर दिया जाए। ट्राई ने यह सलाह फिक्स्ड और मोबाइल सेवाओं के लिए समुचित नंबरिंग संसाधन सुनिश्चित करने पर जारी की गई अपनी सिफारिश में दी है। ट्राई ने डोंगल के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल नंबर को भी 10 की जगह 13 अंकों का किए जाने की सलाह दी है। 11 अंकों के 10 अरब मोबाइल नंबर अब और बनाए जा सकेंगे, इतना स्पेस अभी भी है। लेकिन जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जाहिर सी बात है 11 अंकों का मोबाइल नंबर मिलेगा ही। और ऐसे में इसके साथ ही लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए पहले शून्य लगाना जरूरी करने की भी ट्राई ने अपील की है। देखते हैं अब ऑफिशियली क्या अपडेट शुरू होते हैं, क्या बदलाव शुरू होते हैं मोबाइल नंबर को लेकर। मैं आपको जरूर बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि भारत का एक और गौरव देखिए, टैलेंट देखिए। अमेरिका के टेक वर्ल्ड में एक और भारतीय प्रतिभा भी टॉप पर रही है। शंकर निगम बने जूम कंपनी के इंजीनियरिंग हेड। जी हाँ, ये भारतीय हैं। इन्होंने चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की है। भारतीय कई लोगों का टैलेंट US, अमेरिका, चीन, जापान, दुबई वगैरह कई बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी पोस्ट पर भारतीय लोग अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी निभा रहे हैं। और ऐसे में भारतीय लोग कितनी कैपेबल रखते हैं, मतलब कितनी इनका टैलेंट है, ये बात पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है ना। भारतीय होने के नाते एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए अगर पहले से कर रखा तो थैंक यू। और अगला अपडेट है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने इन 4 बैंकों पर 5.45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और इसीलिए जुर्माना लगाया गया। कुल मिलाकर के सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा भी कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं। और चलिए अगली खबर है, नई शुरुआत देखिए। लॉकडाउन में ढील देने के बाद देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। मई महीने में 1.73 करोड़ ई-वे बिल बने। अप्रैल में महज 86 लाख बिल बने थे और वहीं मई में कितने बढ़ गए। तो कुल मिलाकर के देश की सिस्टम गतिविधियां अब वापस धीरे धीरे शुरू होने जा रही है। राहत की बात है। और चलिए अगली खबर है कि आखिर भाई हो तो ऐसा। अक्षय कुमार ने दोस्तों अपनी बहन को संक्रमण से बचाने के लिए पूरी फ्लाइट यानी कि हवाई जहाज ही बुक कर लिए। दरअसल अक्षय कुमार अपने परिवार को मुंबई से दिल्ली भेजना चाह रहे थे और इसके लिए कि उनके परिवार को कहीं कोई खतरा न हो जाए, अक्षय कुमार ने खुद पूरी फ्लाइट ही बुक कर ली। पूरे बॉलीवुड में भी ये चर्चा चल रही है। चलिए अगली खबर है आज के सोने चांदी के रेट को लेकर। देख पा रहे सोने की कीमतों में 130 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद अभी सोने का रेट 46,535 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। ये गोल्ड से सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट को लेकर ताजा अपडेट देख पा रहे। और चलिए अगली खबर है कि टिड्डियों के हमले को लेकर हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। 9 जिलों में हमले की आशंका भी है। राजस्थान में भी टिड्डी दल के हमले को लेकर हरियाणा सरकार भी अब सतर्क हो गई है तथा इसके राज्य की ओर बढ़ने की संभावना के चलते उसने कृषि विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को इससे निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया। और इसी बीच टिड्डी को लेकर एक और खबर है कि टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए एरियल कंट्रोल की योजना पर भी काम शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा टिड्डी नियंत्रण के लिए ब्रिटेन से कीटनाशक मंगाए जा रहे हैं जिनके छिड़काव ड्रोन के जरिए किए जाएंगे। जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में टिड्डी नियंत्रण अभियानों की समीक्षा की और कहा कि इस अभियान के लिए एक पखवाड़े के भीतर यानी कि तकरीबन 15 दिन के अंदर 15 स्प्रेयर ब्रिटेन से आ जाएंगे और इसके बाद 45 और स्प्रेयर खरीदे जाएंगे और उसके बाद ड्रोन से दवाई वगैरह छिड़की जाएगी टिड्डियों को कम करने के लिए, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है कि मोदी सरकार माफ कर जा रही किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जी हाँ, हालांकि ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्या खबरें चल रही है मैं आपको बताता हूँ। तो दरअसल जी न्यूज वगैरह के ऊपर भी आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी कि मोदी सरकार जल्द ही एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रही है जिससे कि बैंकिंग सेक्टर, बाजार और पूरी तरह की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। जी हाँ, केंद्र सरकार एक योजना पर काम कर रही है जिसके तहत देश भर के किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। तो देखते हैं अब और मोदी सरकार की तरफ से जब भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट घोषणा होगी तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर फटाफट से। और इसी बीच अगली खबर है कि बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में 0.25% तक की कटौती कर दी है। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को अपनी सभी अवधि के ऋणों पर यानी कि सभी तरह के लोन पर 1 जून से ही 0.25% तक लोन रेटें घटाने का ऐलान किया है। अगर आपने इस बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ तो अच्छी खबर, राहत की बात यह कि अब आपकी महीने की EMI यानी कि किस्त कम आएगी, ब्याज कम लगेगा ना। तो ये राहत की खबर है। और चलिए अगला अपडेट है कि दोस्तों दिल्ली NCR यानी कि राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भूकंप के झटके लगे। रोहतक में भूकंप का केंद्र था। जी हाँ, दिल्ली NCR, हरियाणा और पंजाब में दोस्तों रात को 9:08 पर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10 से 15 सेकंड तक ये झटके महसूस किए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.6 बताई जा रही है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। हरियाणा का रोहतक ये भूकंप का केंद्र
अंदर था, वही सतह से 5 किलोमीटर अंदर इसकी गहराई बताई जा रही है। और ऐसे में भूकंप से आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ दिल्ली वाले सहम से गए। भूकंप के तेज वाले झटके लगे थे राजधानी दिल्ली में। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल की हानि की नुकसान की खबर नहीं है, तो ये राहत की बात है। चलिए साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि गाजियाबाद और गुड़गांव की दिल्ली से लगी सीमाओं को सील करने के बाद किस तरह से भारी जाम लग गया, लोग परेशान हुए, ट्रैफिक जाम हो गया, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। और साथ ही अपडेट है कि लॉकडाउन में 12 लाख नए मजदूरों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मनरेगा योजना के तहत दिया काम। कुल 39 लाख लोगों को काम मिला। तो ये यूपी गवर्नमेंट की एक नई पहल है और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी बेरोजगारी कितनी बड़ी है इस मौके पर आपको पता होगा। और इसीलिए ये वाकई में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मजदूरों के लिए स्पेशली ज्यादा फायदेमंद वाली बात है और फैसला अच्छा लिया कुल मिलाकर गया ना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों कि हिंदुस्तान को पुराने समय में क्या कहते थे, भारत को पुराने टाइम में क्या किस नाम से जानते थे। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं छत्तीसगढ़िया रे, मैं छत्तीसगढ़िया आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़िया आऊंगा। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे, भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा। मैं छत्तीसगढ़िया रे, मैं छत्तीसगढ़िया होगा। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे, भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा। मैं छत्तीसगढ़िया रे, मैं छत्तीसगढ़िया होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी नहीं रहे। उनके बेटे अमित जोगी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। अजीत जोगी भले ही इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में ऐसी छाप छोड़ी है जो सदियों तक याद की जाएगी। अजीत जोगी के जीवन के सफर में अनेक ऐसे किस्से हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। आदिवासी समाज से आने वाले अजीत जोगी गांव की गलियों में नंगे पांव पले बढ़े और मिशनरी की मदद से शिक्षा पूरी करके पहले इंजीनियरिंग और फिर यूपीएससी की परीक्षा पास कर कलेक्टर बने। जोगी ने जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे जिन पर पहली नजर में भरोसा करना मुश्किल लगता है। आइए उनसे जुड़े 3 ऐसे किस्सों पर नजर डालते हैं जिनसे उनकी जिंदगी को समझा जा सकता है। रिकॉर्ड 14 साल जिलाधिकारी रहे अजीत जोगी गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे। बताया जाता है कि अजीत जोगी जब रायपुर के जिला कलेक्टर थे तब राजीव गांधी पायलट हुआ करते थे। राजीव गांधी की फ्लाइट जब कभी रायपुर में लैंड होती तो तत्कालीन जिला कलेक्टर अजीत जोगी खुद उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट जाया करते। उस वक्त राजीव भी यंग थे और जोगी भी।
इस वजह से दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती जैसा रिश्ता बन गया था। इस तरह एक जिले के कलेक्टर अजीत जोगी की पहुंच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास तक हो गई। आपको आश्चर्य होगा कि अजीत जोगी 2.5 घंटे में कलेक्टर से राजनेता बन गए थे। हुआ यूं कि इंदौर के कलेक्टर के तौर पर अजीत जोगी ग्रामीण इलाके के दौरे पर गए थे। रात में जब वे घर लौटे तो पत्नी रेणु ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया था। पहले तो जोगी को लगा कि भला पीएमओ से किसी कलेक्टर को क्यों कॉल आएगी, लेकिन अगली सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पीए ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने जोगी से कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप तत्काल कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दें। ये सुनते ही जोगी थोड़े घबरा गए, लेकिन अगले ही वाक्य में पीएम के पीए ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करें। उनसे कहा गया कि रात 12 बजे तक दिग्विजय सिंह उन्हें लेने इंदौर पहुंच जाएंगे। सुबह 11 बजे तक इस्तीफे की सारी औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। हुआ भी यही। कलेक्टर पद से इस्तीफा देने और कांग्रेस की सदस्यता लेने में करीब 2.5 घंटे का वक्त लगा और इस तरह अजीत जोगी कलेक्टर से राजनेता बन गए महज 2.5 घंटे में। यूं तो अजीत जोगी कभी जनाधार वाले नेता नहीं माने गए, लेकिन समाज के एक तबके के बीच उनकी अच्छी पकड़ रही। इसकी वानगी 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान अखबारों में प्रकाशित एक रिपोर्ट से होती है। अजीत जोगी थे तो आदिवासी समाज से, लेकिन अनुसूचित श्रेणी में आने वाला सतनामी समाज भी उन्हें अपना नेता मानता था। उस दौर के अखबारों में एक खबर छपी थी कि अजीत जोगी पर बहस के चलते एक लड़का लड़की की सगाई टूट गई थी। दरअसल बात ये थी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हारने के बाद अजीत जोगी महासमुंद लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में थे। इस सीट पर उनके विरोध में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल थे। इसी दौरान एक लड़का और लड़की की सगाई की रस्म चल रही थी। भोजन का दौर था। इसी दौरान लड़की पक्ष के लोगों ने नॉर्मल बातचीत में लड़के वालों से पूछ लिया कि इस बार के चुनाव में महासमुंद लोकसभा सीट से किसका पलड़ा भारी है। लड़के वालों ने कहा कि अजीत जोगी महासमुंद से चुनाव हार रहे हैं। ये बात लड़की वालों को नागवार गुजरी। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि लड़की वालों ने कहा कि जो परिवार अजीत जोगी का विरोधी है वे उनके साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। गांव वालों के बीच बचाव से दोनों परिवारों का झगड़ा तो टल गया, लेकिन सगाई टूट गई। बाद में अजीत जोगी ये चुनाव जीत गए कि इस लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अजीत जोगी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें उनके शरीर के कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। दुर्घटना की वजह से अजीत जोगी प्रचार नहीं कर सके, लेकिन फिर भी वे जीत गए। ब्यूरो रिपोर्ट, अलख मीडिया। सुना होगे फुलवारी, सुना होगे फुलवारी, रोए बनमाली रे आज सुना होगे फुलवारी, रोए बनमाली रे आज सुना होगे फुलवारी, तोर पीरित के फूल गुलाली, ओ तोर पीरित के फूल। वो
वो इंजीनियर IPS IAS और छत्तीसगढ़ के पहला मुखिया रईस। वो इंजीनियर IPS IAS और छत्तीसगढ़ के पहला मुखिया रईस वही श्री अजीत जोगी आज दुनिया में नहीं रहीस। छत्तीसगढ़ में तारी अपन ऐसे सुपूत ला अपन श्री चरण में जगह देवे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जोगी जी आप हमेशा दिल में अमर बन के रही हो। 2 दिन हो गए वो बादर हा घलो रोवा थे, अजीत जोगी छोड़ के चल दिस कह के सबला अफसोस होवा थे। 2 दिन हो गए बादर हा घलो रोवा थे, अजीत जोगी छोड़ के चल दिस कह के सबला अफसोस होवा थे। अरे हम इंसान का देखना वो भगवान घलो रोवा थे। आवत हो दाई मैं हाँ दुनिया ला छोड़ के, जावत हो दाई मैं हाँ दुनिया ला छोड़ के। दाई दादा भाई बहिनी के, दाई दादा भाई बहिनी के नाता ला तोड़ के, जावत हो दाई मैं हाँ दुनिया ला छोड़ के, जावत हो दाई मैं हाँ दुनिया ला छोड़ के। संगी संगवारी मनला आखिरी जोहार गा, कब उड़ जाई परवना नहीं पाहु पारगा। बोहा ही आँखिले तुहर आंसू के धार गा, ले जाहू खांद में बोह के नदिया का छारे। ओला देखे बर हजारों के भीड़ जमा हो जाए, ओला सुने बर ओकर बैरी मन तको आए। कि ओला देखे बर हजारों के भीड़ जमा हो जाए, ओला सुने बर ओकर बैरी मन तको आ जाए। ऐसे प्रखर वक्ता रही समर श्री अजीत जोगी। आज हमन ओला खो देन, भगवान ओकर मृत आत्मा ला शांति प्रदान करे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अरे रे 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 रे, बाग बाग कहत है संगी, बाग कहाँ से आए रे। बाग बाग कहत है संगी, बाग कहाँ से आए रे। बाग ढिलागे जोगी कांग्रेस के, और लबरा कहाँ लुकाए रे, लबरा कहाँ लुकाए। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड। फिर से लेकर आए हैं आज हम आपके सामने बॉलीवुड की 10 बड़ी खबरें।
तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। नजर डालते हैं पहली खबर पर। लॉकडाउन में शुरू होने वाला है सलमान खान का शो। जी हाँ, सलमान खान जल्द ही एक शो भी शुरू करने वाले हैं जिसमें वो क्वारंटीन में रहते हुए अपनी लाइफ से फैंस को रूबरू कराएंगे। इस शो का नाम होगा हाउस ऑफ भाईजान और इस शो की होस्टिंग फैन फिल्म की एक्ट्रेस फलूशा जस्सी। अंतिम सफर पर जोगी, पार्थिव शरीर बिलासपुर के लिए रवाना। गौरेला में 3 बजे होगा अंतिम संस्कार। पूर्व सीएम अजीत जोगी का पार्थिव देह सागौन बंगले से बिलासपुर के लिए रवाना हो गया। बिलासपुर के मारवाही सदन में पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। बिलासपुर से गौरेला के लिए रवाना किया जाएगा। गौरेला में 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जोगी के अंतिम यात्रा में सभी सियासी दलों के नेताओं के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग भी शामिल हुए। का खेत भी रखा जा रहा है भाई। इसके आगे फॉलो वाली कहाँ पर सब लग गया, आगे सब लोग जमा लिए, आगे पीछे गाड़ी आगे पीछे गाड़ी। जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। इससे आया उससे आया, इसे किसी से जोड़ो ना। रहो सुरक्षित अपने घर में, धैर्य का धागा तोड़ो ना। रहो सुरक्षित अपने घर में, धैर्य का धागा तोड़ो ना। हुआ कोरोना जो तुझको, तू किसके दर पर जाएगा। ना बाबा ना कोई मौलवी आकर तुझे बचाएगा। ना बाबा ना कोई मौलवी आकर तुझे बचाएगा। किसने तुम्हें दिमाग दिया, किसने तुमको भड़काया है। मत मारो उसको पत्थर जो तुम्हें बचाने आया है। मत मारो उसको पत्थर जो तुम्हें बचाने आया है। ना हिंदू से आया है ये, ना मुस्लिम से आया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। दुनिया
खतरनाक कोरोना है जो चीन देश से आया है। खतरनाक कोरोना है जो चीन देश से आया है। सावधान बस वही नहीं जिसको इसका एहसास नहीं। कोई दवा नहीं है इसकी, इसका कोई इलाज नहीं। कोई दवा नहीं है इसकी, इसका कोई इलाज नहीं। इस बीमारी से कुछ ना कुछ हिंदुस्तानी सीखेंगे। कई बीमारी जीती है, कोरोना से भी जीतेंगे। कई बीमारी जीती है, कोरोना से भी जीतेंगे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम। आइए अब मौसम के हाल जान लेथन। आज 3-4 दिनों से घाम कुछ ज्यादा जना रहा है। पूरा मुड़ी कान तीप गया है। भुइयां भी बहुत जर रहा है। पसीना अब्बड़ चुचवा रहा है। कूलर का पानी भी जल्दी सिरा जाता है। रात में लाइट बुझाने के बाद मच्छर चाप डाल रहा है। गर्मी के मारे लोगन का नींद नहीं पड़ रहा है। पूरा शरीर चेप चेप कर रहा है। पूरा मामला कैमरा जनपद पंचायत के सिमगा के सीईओ वर्तमान में जो रुपेश पांडे पदस्थ है, वो अपन फेसबुक अकाउंट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता बाबा साहब के खिलाफ में अभद्र टिप्पणी करके पोस्ट करे है। ओकर पोस्ट में वो है ये कहे है कि बाबा साहब 6 साल के उम्र में चोरी करीस। ओकर बाद ओकर माता पिता ओला घर से भगा दीज। फिर अपन लंगड़ी मौसी के यहाँ चोरी करीस 8 साल के उम्र में, फिर भगा दीज। फिर वह फुटपाथ में सोए रही से तो एक ब्राह्मण समाज द्वारा ओला उठा करके ओला पढ़ाई लिखाई करीज, ओकर परवरिश करीज। ओला अंबेडकर सरनेम ओला नाम दीज कर जो है अंबेडकर, तो कर वो ब्राह्मण के दिए हुए सरनेम में करके बताते रुपेश पांडे अपन फेसबुक शेयर करे ओकर अनुसार। और ओकर अलावा SC ST के जो महिला तेकर साथ में शारीरिक शोषण करे करके वो 2 समुदाय के बीच में वो लड़ाई उत्पन्न करना चाहते। वो है रुपेश पांडे आगे एकर अलावा बाबा साहब और भी मतलब देशद्रोही है, देश के गद्दार है करके बता देगे है। तो मैं वो रुपेश पांडे ला मैं बता देना चाहता हूँ, रुपेश पांडे अपन आँख नाक कान सब खोल के सुन ले। तय जब डोंगरगढ़ में रहे हस तब तय लाखों रुपया के चोरी कर रहे हैं, जेकर FIR आज तक भी है और वो भी सत्ता के दबाव में आकर के आज तक कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, ये जो तेज कुंवर नेताम जी जो कांग्रेस विधायक रही सब है मोहला मानपुर में, ओकर साथ भी तय बदतमीजी करे, ओकर साथ भी तय छेड़छाड़ करे। ओहू आज तक भी FIR तो होए लेकिन कार्रवाई आज तक भी नहीं हुए। और एक और जो डोंगरगढ़ में वो जो महिला कर्मचारी है जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के, जो महिला कर्मचारी के साथ भी ये दुर्व्यवहार करे, वो भी एकर खिलाफ में FIR लिखाए है। ओकर बावजूद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो बार बार यह महिला के साथ ये अत्याचार दुराचार ये करते अपन खुद, और खुद वो भ्रष्टाचार करे, खुद चोरी करे है, जेकर जांच प्रतिवेदन में सिद्ध हो गए है कि रुपेश पांडे चोर है। और ये चोर के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं होती। एकर सती एकर हौसला बुलंद हो गए है। और यह एकरे वजह से बार बार आज हमार महान पुरुष भारत के संविधान निर्माता के विरुद्ध ही आपत्तिजनक पोस्ट करे है। अगर एकर खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो बार बार एकर हौसला ये ऐसने करते रही और अन्य व्यक्ति है एकर देख सीख करके बाबा साहेब के प्रति ऐसने है भावना, गलत भावना बना के चली। तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द रुपेश पांडे CEO के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किया जाए। यदि कार्रवाई नहीं करी तो मैं रुपेश पांडे ला बता देना चाहता हूँ, शासन प्रशासन ला भी बता देना चाहता हूँ, यदि शासन प्रशासन रुपेश पांडे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो फिर भीम रेजिमेंट संगठन कार्यवाही करे बर सक्षम है। और ओला सिखा दे जाही, ओला ओकर इतिहास बता दे जाही कि रुपेश पांडे में कि ओकर इतिहास का है, वो का जानते इतिहास के बारे में, हम बताबो ओकर इतिहास होथे का।
हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी हिप्पा में यहाँ आईएएस अधिकारियों का प्रशिक्षण होता था। आज यही प्रशिक्षण था और इसमें 8 राज्यों के आईएएस अधिकारी जो आए थे वो यहाँ आए हुए थे, उनका प्रशिक्षण था। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रशिक्षण में थे और यहाँ पर ये जो बच्ची आप देख रहे हैं ये 12 साल की है और लगभग 13 भाषाओं के एक्सेंट को बेहतर तरीके से बोलती है। और एक और बड़ी बात, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये 12 साल की बच्ची 12वीं में पढ़ती है। आइए अब इसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी, कितने साल की हो, किस क्लास में पढ़ती हो और इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हो? मैं 12 साल की हूँ और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। जेवी पब्लिक स्कूल झज्जर में पढ़ती हूँ और यहाँ तक मैंने 1 साल में 2 क्लासेस की और गवर्नमेंट से परमिशन ली थी कि मैं 12 ईयर की होके और 13 ईयर की होके मैं 12th अपनी पास कर सकूँ। और अभी मैं एक रिकॉर्ड बनाने जा रही हूँ जो आज तक किसी ने भी नहीं बनाया होगा। 13 एट द एज ऑफ 13 मैं 12th पास करूँगी और आज तक किसी ने भी 17 लेस यानी कि 17 से जिसकी भी एज कम है किसी ने आईएलटीएस का एग्जाम नहीं क्लियर किया है। मैं इस ईयर उस आईएलटीएस का एग्जाम क्लियर करने जा रही हूँ और मेरे जितने भी एक्सेंट्स एंड लैंग्वेजेस हैं वो सारे मैंने नियर अबाउट 2.5 मंथ्स में सीखे थे विदाउट एनी टीचर। एक बार बताएंगे कैमरे पे कैसे कौन कौन से एक्सेंट आते हैं आपको और बोलकर बताएं तो बेटर। ब्रिटिश, अमेरिकन, आरपी, पर्स, लेनिन, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नेरोफ्लिस्क, हिंदी, हरियाणवी, फ्रेंच, जापानीज and English. Would you like to speak 2 lines includes all languages, all accents? Sure, and British it's hello. My name is Henley. I'm studying 12th standard, and my age is 12 in American. Hello, and my name is Henry. I'm studying 12th standard. My age is 12, studying at Republic School in RP. Taking a Polish accent, and they call it RP, which is a safe pronunciation. Polish. There's a Polish accent used mainly there when the royal persons of the UK being speaking it. Australian accent being a little bit of slow because the persons that are speaking it, the Australian people being slow, and the Canadian one, the equal thing where we have to sound from different sound from our throat, and from the Scottish. Remember, this is the Scottish accent. It's about that we have to just sound a little bit of lower and to be speaking it, giving a little bit of difference, and the Nerflisk. Paying an F accent as you mail in the UK, paying a RP or a self pronunciation. These were all my accents and my language French. Saleu já para jovem, já tudo dela é hoje a, ma passa que tala music anglais, já voudrais devenir analyse de Noel, merci beaucoup. Japanese, hajama mashite, watashi wa janwi desu, watashi wa desu ga, ognishiroi omega ishimasu. ओके, आईएएस परीक्षा आपको क्लियर करना 17 साल के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि कोई बच्ची 17 साल के उम्र में आईएएस करना है। अभी 12 ईयर की एज में आईएलटीएस करना है और फिर उसके बाद यंगेस्ट आईएएस बनना है। ओके, आप फर्स्ट टाइम था जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी आपकी, कितना एक्साइटेड थे इसके लिए? बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मेरे को तो पहले पता भी नहीं था दैट व्हाट इज द प्रोग्राम। मैं यहाँ पे आई, मेरे को पता लगा कि यहाँ पे सीएम भी आ रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज एक ऐसा चांस चाहिए था कि जहाँ पे सीएम आए और उनसे एक मेरे को मोमेंटो मिले एंड इधर मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिली। स्टैंडिंग ओवेशन तो आपको मिला। क्या अब सुपर 30 में भी जाने का कुछ प्लान है, चूंकि उन्होंने कहा था? मेरे को 12th के बाद मेरे को सुपर 30 में ही जाना है। गुड। बेशक भाषाओं को सुनकर आप भरोसा ना करो, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस आपने देखा यह सत्य है और यह बच्ची है जो आईएएस बनना चाहती है। और आज इसमें मुख्यमंत्री के सामने जितने आईएएस सीनियर अधिकारी थे जो बेहतर प्रशिक्षण के लिए आए थे यहाँ पे, उनको इस बच्ची ने संबोधित किया है। कैमरामैन आलोक के साथ सुशील सिंह, टोटल न्यूज, गुड़गांव। जब जब धरती पर काला साया मंडराता है, तब तब उसे धरती पर आना होता है। घरों में यूं ही दुबक कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, हमें एक बार फिर उसे बुलाना होगा। थाम ले अपने कदमों को घरों में और कर उसकी भी सेवा, तभी तो होगा इस पाप का संहार।
हैं तो पढ़ें खुतबा और करें आजान। डर और दहशत में कुछ नहीं रखा, जब हाथ हो सर पर यीशु का और दिल में हो सतनाम। प्रकृति के ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी में, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम के अपने कदमों को कर ईश्वर की सेवा। वक्त आ गया है नव चेतन, नव विश्वास, नव निर्माण का।